नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग अकेडमी, नर्सिंग ऑफ सरायम जोधपुर, आप सभी का एसएन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है जिसका नाम बेटा ग्लूकोमा। चाहे सीएचओ का एग्जाम हो, चाहे नोट सेट एम्स हो, ईएसआईसी हो, आरआरबी, कंफर्म 1 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आता है। बढ़िया सा टॉपिक है, लगभग 1.5 से 2 घंटों का बेटा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, न्यू सीएचओ के लिए क्रैश कोर्स 2022 आपका जो 23 में जो सीएचओ होने वाला आपका 19 फरवरी 2022 को जो एग्जाम डेट है, 60 डेज का स्पेशली क्रैश कोर्स आपका लॉन्च किया गया। 15 दिसंबर से आपका ये बेटा लाइव होगा। डेली आपकी 9 से 12 AM को क्लासेस होगी बेटा आपकी। यहाँ सीएचओ की लाइव एंड देन रिकॉर्डेड, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासें मिलेगी। 60 डेज का ड्यूरेशन रहेगा आपका। थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्लासें अवेलेबल है बेटा यहाँ पे आपके, यानी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको लगभग 10,000 एमसीक्यू की, 10,000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलने वाली। ईपीडीएफ ऑल सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश की क्लासें होगी। वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगी बेटा। क्लियर है। फीस है मात्र 2999। बेच ज्वाइन करने के लिए बेटा 8368066088 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मैं व्हाट्सअप करें 8686865368 पे बेटा। ये सारी क्लासें शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के ऐप पे आपको लाइव होगी, और लाइव होने के बाद क्लासें सेव हो जाएगी। आप इसको कभी भी देख सकते हो, 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीएचओ प्लस नोट सेट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, कंबाइंड बैच अवेलेबल है बेटा 11,999 रुपये में। क्लियर है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है बेटा धनलक्ष्मी टावर, आईडीबीआई बैंक नियर शनिचंद्र का जान जोधपुर। चलेगा। क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से, और सबके थॉट ऑफ द डे है कि सबके अच्छे नसीब नहीं होते, कुछ लोग मेहनत करके भी अपना क्या बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं। तो जिंदगी में मेहनत करें। एक बात सक्सेस का पहला और आखिरी राज, जिंदगी में इतनी मेहनत करें, क्लियर है, कि भगवान भी आके कहे कि अब तू लेगा क्या भाई, आरी बात में। और एक ही चीज अपने हाथ में क्या है, मेहनत करना। और किसी के फैन बनो ना बनो, कूलर एसी बनो ना बनो, किसी के तुम सिर्फ अपने फैन बन जाओ। जिंदगी में खुद पे ट्रस्ट रखो कि मैं कर सकता हूं। अबे समझ रहे हो आप, जिस दिन ये आपको यकीन हो गया कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली ईश्वर आपके सपने पूरे करेगा। और करने का मतलब ऐसा नहीं कि सो रहे हो और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो कि मैं तो नहीं, मैं तो सोता ही 24 में से 23 घंटे रजाई में सो रहे हो, करवट बदल रहे हो, और इसको व्यायाम समझ के आप क्या मान रहे हो कि मेरा नोट सेट में सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है। जब तक किताब छूट के कहानी गिर जाए, मुंह पे नहीं गिर जाए, और फोन की बैटरी 0% नहीं हो जाए, तब तक पढ़ना है। अरे आरी बात समझी। और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहे, अपने हाथ में सिर्फ क्या है, मेहनत करना ही है। चलिएगा, ये बेटा नोट सेट का आपका रिजल्ट है। राजस्थान सीएचओ में लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ, लगभग 7,000 से ज्यादा पोस्टें थी। यहाँ पे मिस्टर महेंद्र सिंह जी मालवीय राजस्थान सीएचओ में ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रही है बेटा। सिलेक्शन फैक्ट्री ऐसा है। ये नोट सेट 2022 का रिजल्ट है। चलेगा। आज अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाला है बेटा, ग्लूकोमा। टॉपिक का नाम क्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइलेंट थेप्टोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्लियर है। इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। किसके बारे में, ग्लूकोमा के बारे में। तो हेडिंग डालेगा आप ग्लूकोमा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइलेंट थेप्टोसाइट। आरिवास में एक चीज हमेशा ध्यान रखें आप। पहली बात तो कुछ बीमारियां जो आपकी इरिवर्सिबल है, सुनना, उनको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। केवल उनको क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट का मतलब जब तक बीमारी है दवाई लेते रहो, साइन सिम्टम क्या रहेंगे, सबसाइड। और एक होता है क्यूरेबल। क्यूरेबल का मतलब जड़ से उखाड़ देना। ध्यान रखना, ग्लूकोमा हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, हाइपोथायराइडिज्म हुआ, ये बीमारियां क्या है, ट्रीटेबल है, क्यूरेबल नहीं है। आदिवास में तो ये भी कौन सी कैटेगरी की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, किसी को कंजेनाइटल मोस्टली होती है, आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम होगी हाइपरटेंशन, वो भी ट्रीटेबल नहीं है जब तक एम्लोडिपिन, निफेडिपिन जो भी आपकी टेबलेट चलती है, मोस्टली एम्लोडिपिन 5 mg चलती है, जब तक आप टेबलेट लोगे बीपी क्या रहेगी, नॉर्मल। जैसे टेबलेट बंद वापस बीपी क्या हो जाएगी, हाई। डायबिटीज हो गई, इंसुलिन लेते रहो तब शुगर नॉर्मल रहेगा। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड मेडिसिन लोगे तब तक क्या रहेगा, नॉर्मल। तो वैसे ग्लूकोमा में क्या है, जब तक मेडिसिन लोगे तब तक क्या रहेगा, है एकदम नॉर्मल। उसके बाद क्या होगी, बीमारी वापस बढ़ जाएगी। इसलिए लाइफ लॉन्ग इसका क्या चलेगा, ट्रीटमेंट। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं आगे पढ़ना। एडवाइस पेशेंट दैट मेडिकेशन इज, और ये मेडिकल प्रॉब्लम है। देखो कुछ बीमारियां होती है सर्जिकल, ये मोस्टली कैसी है, मेडिकल। मेडिकेशन शुड बी यूज लाइफ लॉन्ग।
अब वो सोच दे कि नहीं मैं 2-4 दिन मेडिसिन ले लूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। जिंदगी भर क्या करनी, दवाई लेनी है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, ये आपकी क्यूरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है। कौन सी? ग्लूकोमा। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत प्यारा टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के बेटा, समझने लायक टॉपिक है। क्लियर? ग्लूकोमा इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव बट कैसी है? इरिवर्सिबल। समझ गए मेरी बात? क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल कंडीशन ऑफ आई। किसकी बीमारी है ये? आई, इन विच आइदर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्या? एक्वस ह्यूमर। आपको पता है कि एक्वस ह्यूमर कहां से बढ़ता है? सीलियरी मसल से। एक्वस ह्यूमर और ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। साथ में क्या होगा? ब्लाइंडनेस। तब बीमारी क्या कहलाएगी? आर्यवास में क्या कहलाएगी? आर्यवास। चले आगे। क्लियर बच्चों? और यहां जो ब्लाइंडनेस होती है मोस्टली किसके डैमेज होने से? रेटिना के डैमेज होने से देखा मिलती है। किसके डैमेज होने से? कंडीशन क्या कहलाती है? ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव पर कैसी है? इरिवर्सिबल कंडीशन आई की। इसके अंदर आइदर या तो प्रोडक्शन बढ़ेगा एक्वस ह्यूमर का, या आपका आउटफ्लो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। किसका? एक्वस ह्यूमर का। इसकी वजह से क्या होगा? आईओपी बढ़ेगी और पेशेंट में क्या देखने मिलेगा? ब्लाइंडनेस, यानी रेटिना क्या हो जाएगा? उसका डैमेज हो जाएगा। अबे बेजम दूसरी बात, चलें आगे। नेक्स्ट देखिएगा, कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? ग्लूकोमा कहलाती है। अब इस बात को अपन ने बात करी थी, कल एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? कॉर्निया आपका। क्लियर है? कॉर्निया इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ किसका? कंजक्टिवा विच कवर द आइरिस। ये पीछे की तरफ कौन है? आइरिस वाली मसल है। यहीं से आपका पूरा, इसकी डिजीज को मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। आइरिस मसल है आपकी, इनवॉल्यूंटरी मसल है, इनके बीच में खाली जगह, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्यूपिल। और इनका एवरेज डायमीटर कितना होता है? 3 to 4 माइक्रोन। कितना माइक्रोन? इसके पीछे की तरफ स्पेशल टाइप की मसल है, जिन्हें क्या नाम दिया आपने? सीलियरी मसल। ये लो आपकी सीलियरी मसल, जो सीलियरी जोन्यूल्स। कौन से जोन्यूल? सीलियरी जोन्यूल्स की मदद से किसको बांधे रखती है? लेंस को। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? लेंस। ये कौन सी मसल? सीलियरी मसल। यहां पे कॉर्निया, और ये कौन? आइरिस, इरिडो कॉर्नियल जंक्शन बोल सकते हैं इसको। अबे कमबख्त, तो ये क्या है? कॉर्निया। और ये कौन है? तो ये जो एंगल बना इसको इरिडियो कॉर्नियल जंक्शन बोल सकते? नहीं बोल सकते? आइरिस और कॉर्निया का जंक्शन। ये तो हो गया आइरिस। यहां पे एक छेद होता है जिसे क्या बोलते हैं? यस, सही बता रहे हो आप, ट्रेबिकुलर मेसवाक। याद आ रहा है? दोनों तरफ होगा, यहां यहां। समझ रहे आप? क्लियर है? आरी बात में। फिर यहां पे कौन है? थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ाएं आप इसको, स्क्लेरा। फिर कौन है? कोरोइड नाम की लेयर है आपकी, वेस्कुलर। और तीसरी लेयर कौन सी है? रेटिना। कौन सी लेयर है? बाहरी बाहर कौन है? बीच में और अंदर की तरफ, जो कि नर्वस कोट बोलते हैं अपन इसको, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? रोड्स एंड कोन्स। कोई डाउट है? यहां से 9th नंबर की जो ऑप्टिक नर्व लेयर निकलती है, ये क्या बनाती है? एक नर्व निर्माण करती है जो मैसेज को ले जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आगे जाके ऑप्टिक काइज्मा बनाती है, और ऑक्सीपिटल लोब में क्या पढ़े जाएंगे? आपके विजन के मैसेज, एरिया नंबर 17, 18 और 19 में ओपन पढ़ चुके आगे। क्लियर? यहां पे जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वहां पे रेटिना नहीं है। रेटिना नहीं है तो यहां तो ना तो रोड्स है, ना नो रोड्स नो कोन्स। इस जगह को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट? एक अपन ने पढ़ा था बिटोट स्पॉट। बिटोट स्पॉट सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ग्रे डर्टी ह्यूज रेज्ड scar on conjunctiva is known as Bitot spot, and this is seen in the vitamin A deficiency. क्लियर है? ये आपके नो रोड्स कौन? कंडीशन क्या कहलाएगी? यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है। हमारे पास में
यहां पे डिप्रेस पार्ट क्या है? मैकुला ल्यूटिया। वैसे आपके रेटिना की कितनी लेयर होती है? 10, लेकिन यहाँ पे एक ही लेयर रह जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? मैकुला ल्यूटिया, या इसी को अपन बोलते हैं पीला स्पॉट, येलो स्पॉट। और यहाँ पे जहां पे ये डिप्रेस एरिया है, यहाँ पे ओनली क्या पाए जाते हैं? कोन्स। इस कोन्स वाले जिसमें एग्जैक्ट इमेज बनती है इसे क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रलिस, या इसी को अपन शार्पनेस ऑफ विजन बोलते हैं, विजन एक्विटी बोलते हैं अपन। ये एक आई की स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है बेटा, क्लियर है? अरे पास में यहां से आगे की तरफ कौन सा सेगमेंट है? एंटीरियर सेगमेंट। पीछे की तरफ पोस्टीरियर सेगमेंट। यहां पे फ्लूइड कौन सा है? विट्रस ह्यूमर। आगे की तरफ कौन सा होता है? एक्वा ह्यूमर। यहां कॉर्निया और ये कौन है? आइरिस। यहां पे चैम्बर कौन सा बनेगा? एंटीरियर चैम्बर। और यहां से कॉर्निया और आइरिस और सीलियर मसल में कौन सा चैम्बर? पोस्टीरियर चैम्बर। अपन ने कहा था कि ये जो कोरोइड लेयर है, कौन सी लेयर? ये हाईली वेस्कुलर लेयर है। इंटरनल इलियक आर्टरी से ऑप्थेल्मिक आर्टरी बनती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से एक ब्रांच बनती है कौन सी? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और वो फिर छोटी छोटी रेटिनल आर्टरी की ब्रांचों में डिवाइड होती है और ब्लड सप्लाई करती है किसको? सीलियर मसल्स को। सीलियर मसल्स अपने कहा था कि ये किससे डेवलप होती है? न्यूरल क्रस्ट से, यानी एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम का स्पेशल पार्ट है, नर्वस से बनी हुई है, न्यूरॉन से बनी हुई है, मसल्स के साथ, यानी न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर है। कौन? आपके कंट्रोल में नहीं है। कौन? सीलियरी मसल्स के ऊपर बेटा, सीलियरी मसल सेल से बनी हुई है? और इन सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं? बीटा एडर्जिक रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? आपका ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी प्रोसेस चलती है आपकी बॉडी में, और बीटा एडर्जिक रिसेप्टर की वजह से ब्लड क्या होता है? फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और ब्लड फिल्टर होके सीलियरी मसल से ब्लड फिल्टर होता है, उसमें से पानी बनता है, उसी पानी को अपन क्या बोलते हैं? एक्वास ह्यूमर। तो एक्वास ह्यूमर कौन से सेगमेंट में बनता है? एंटीरियर में। सेगमेंट पूछे तो एंटीरियर, और चैम्बर पूछे तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों। समझ के आगे? यहां से एक्वास ह्यूमर मिलेगा, बन कौन से चैम्बर में रहा है? पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर से वायो पिपल कहां आएगा? एंटीरियर में। कहां? एंटीरियर से कहां जाएगा? ट्रेबुकुलर मेसवर्क में। ट्रेबुकुलर मेसवर्क से कैनाल ऑफ स्क्लेमन। कैनाल ऑफ स्क्लेमन से एक छोटी वेन बनेगी, उसका नाम है एपिस्क्लेरल वेन। एपिस्क्लेरल वेन से जुगुलार वेन, जुगुलार वेन से सुपर वेना कावा, और सुपर वेना कावा से कहां खुलेगा? राइट एट्रियम। इस तरह से आपका सीएसएफ बनता है। पर डे कितना? 1 से 2 माइक्रोलीटर पर मिनट बनता है, पर और कांस्टेंट जो अमाउंट रहता है आपका, सीएसएफ नहीं, एक्वास ह्यूमर, वापिस आता हूं, एक्वास ह्यूमर आपका पर डे कितना बनता है? एक्वास ह्यूमर आपका 1 से 2 माइक्रोलीटर पर डे पर मिनट, 1 to 2 माइक्रोलीटर पर मिनट बनता। माइक्रोलीटर कांस्टेंट अमाउंट कितना रहता है एक्वास ह्यूमर का? 0.13 ml, यानी 0.1 ml, मतलब 20 बूंद। 20 बूंद भी नहीं होगी यार, 1 ml में कितनी होती है? 16 से 20 बूंद, तो ये 0.1 है, यानी 2 बूंद के बराबर। कितना? 2-3 बूंद के बराबर होता है एक्वास ह्यूमर। 0.1 का मतलब यही हुआ ना? नहीं समझे? 1 ml में कितनी ड्रॉप होती है? मैक्रो ड्रॉप 16 से 20, और माइक्रो ड्रॉप 40 से 60 होती है, 60 मान के चलो। तो यहां कितना है? 0.1, यानी 16 का 10वां हिस्सा है। 2 ड्रॉप मान लो, 3 ड्रॉप मान लो, इतना ही होता। कौन? एक्वास ह्यूमर। और ये एक्वास ह्यूमर क्या करता है बेटा? एंटीरियर सेगमेंट में एक तो ये किसका काम करता है? रिफ्रैक्टिव लाइट मीडिया का। अरे किसका काम करता है? लाइट के प्रति रिफ्रैक्टिव मीडिया का। दूसरा आपका ये किसको मेंटेन करता है? इंट्राओकुलर, जो नॉर्मली 8 to 21 mm ऑफ एचजी होता है, जो नॉर्मली कितना होता है? 8 से 21। इस तरह से एक्वास ह्यूमर बनता है और बॉडी से बाहर निकलता है। ये बनता है, इससे क्या होता है? एक तो रिफ्रैक्शन पावर मेंटेन रहती है, आईओपी मेंटेन रहता है, जिससे आपका रिफ्रैक्शन एकदम क्या रहता है? सही। यही अपन ने डिस्कस किया। तो पहली बात तो सबसे पहले कि एक्वास ह्यूमर बनता कहां से? तो सीलियरी मसल से। कौन से रिसेप्टर हेल्प करते? तो बीटा रिसेप्टर। इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो तो एक्वास ह्यूमर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। इसलिए ग्लूकोमा के अंदर अपन कह रहे हैं कि एक्वास ह्यूमर बढ़ता है, तो इसको रोकने का तरीका क्या है? इस बीटा ब्लॉकर को ही क्या कर दो? बंद। तो अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा रिसेप्टर को क्या करते हैं अपन? बंद। तो बीटा रिसेप्टर के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का पूरा नाम होता है बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, क्योंकि रिसेप्टर का नाम क्या है? बीटा एडर्जिक। इसको ब्लॉक कर दो। टिमोलोल, एटेनोलोल, सोटालोल, नोडालोल, पढ़ा नहीं पढ़े आपने? समझ रहे आप? तो वो ड्रग यूज कर सकते हैं। यहां से एक्वास ह्यूमर बढ़ेगा, कौन से चैम्बर में आता है? पोस्टीरियर में। वाया पिपल का आएगा? एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर से कहां जाएगा?
ट्रेबुकुलर मेसवर्क में, फिर कहाँ जाएगा ये कैनाल ऑफ स्क्लेरल से, फिर एपिस्क्लेरल, फिर जुगुलार वेन, फिर और फिर आएगा राइट एट्रियम में। यानी ब्लड से फिल्टर हुआ और ब्लड में आके मिल गया। इसमें हाई अमाउंट में क्या होता है, वाटर, सबसे ज्यादा कौन होता है, वाटर। नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज होगा इसमें, आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, एंजाइम होता कौन सा, हाइल्यूरिडेज एंजाइम, याद आ रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और यही एंजाइम क्या करता है, इसको फ्लूइड स्टेट में रखता है। किस स्टेट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्वास्यूमर को किस स्टेट में रखता है, फ्लूइड, पानी पानी सा। अगर ये नहीं होगा तो ये जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होगा तो रिफ्रैक्शन क्या होगी, डिस्टर्ब। लाइट रेज किसी गाढ़ी चीज से आर पार होती है क्या, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, आईओपी बढ़ सकता है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज, अगर मान लो ये कार्बनिक एनहाइड्रेट ज्यादा काम करे तो ये फ्लूइड बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। क्या होगा भाई, दूध है, दूध में तुम ज्यादा ही पानी बता दोगे, ज्यादा पतला होगा। ये पतला होगा तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, सॉरी मतलब प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो अपन जब ये कार्बनिक एनहाइड्रेट ज्यादा काम करता है ना, तो ये जो एक्वास्यूमर वो फ्लूइड स्टेट में बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है। फ्लूइड ज्यादा होगा तो आईओपी क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक मान लो कोई गाढ़ा है, उसको बहुत ज्यादा आप पतला कर दो तो उसका अमाउंट और उसका प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो एक्वास्यूमर का प्रेशर क्या होगा, आपका अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लूकोमा। अब यहां पे अगर ये एक्वास्यूमर बढ़ेगा तो एक्वास्यूमर लेंस पे और रेटिना पे क्या करता है, प्रेशर डालता है। इस प्रेशर का अभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है, रोड्स और कॉन्स पे, और साथ में कहां पे, इस ब्लाइंड स्पॉट पे। ब्लाइंड स्पॉट प्रेशर बढ़ के ब्लाइंड स्पॉट क्या हो जाता है, चौड़ा। कप टू डिस्क रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब। अभी पढ़ेंगे अपन कंडीशन क्या कहलाती है। और ये प्रेशर जब पड़ता है तो लेंस में इफेक्ट पड़ता है और रेटिना पे इफेक्ट पड़ता है। रेटिना में आपको पता है रोड्स और क्या है, कौन सा, रोड्स आपको लाइट विजन, रात्रि विजन और पेरिफेरल विजन दिखाते हैं। कौन सा आपको कलर विजन, सेंट्रल विजन और डे विजन दिखाते हैं। अगर वो दोनों डैमेज हो गए तो कुछ दिखेगा क्या, अंधा हो जाएगा आदमी। बीमारी क्या कहलाती है, क्लियर है। अब इसके बीमारी होने के दो कारण है, या तो प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये ट्रेबुकुलर मेसवर ब्लॉक नहीं होगी, नेरो होगी। क्या होगी, मतलब हल्की सी सकड़ी हो जाएगी। एक तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या मैं कह रहा हूं ये सही है एकदम, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो उतना तेजी से आउटफ्लो, तो धीरे धीरे आंख में क्या बढ़ जाएगा, एक्वास्यूमर। एक्वास्यूमर क्या बढ़ाएगा, आईओपी को। नॉर्मल आईओपी 8 से 21, ये धीरे धीरे आईओपी जैसे किससे ऊपर बढ़ेगी, 30 से, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, ग्लूकोमा। तभी ब्लाइंडनेस के सिम्टम, मतलब ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। 21 से कितना गया, 30 से ऊपर जाते ही सिम्टम आने लग जाते हैं। किससे ऊपर, आरिवास में। दूसरा या फिर इस ट्रेबुकुलर मेसवर्क में, कैनाल ऑफ स्क्लेरल में, इसमें ब्लॉकेज हो जाए। इस मेसवर्क, इसमें कैसे डैमेज होगा, ब्लॉक कैसे होगा। किसी को कैटरेक्ट है तो पता है आपको, लेंस ओसिफाइड होकर लेंस टूट जाता है। लेंस टूटेगा तो लेंस के टुकड़े इसमें पानी में आके बह के यहाँ इसको ट्रेबुकुलर मेसवर्क को ब्लॉक करेंगे, नहीं करेंगे। तो इससे क्या बोलते हैं, क्लोज एंगल। क्या बोलते हैं, अगर प्रोडक्शन ज्यादा और आउटफ्लो क्या हो सही, तो इसको तो क्या बोलते हैं, ओपन एंगल। भाई ओपन है, पाथवे क्या है, ओपन है, फिर भी आपका आईओपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसकी वजह से, एक्वास्यूमर प्रोडक्शन बढ़ने से। दूसरा, प्रोडक्शन तो एकदम क्या है, नॉर्मली है, लेकिन आउटफ्लो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट। इसे क्या बोलेंगे, क्लोज एंगल। क्या बोलते हैं, तो मोस्टली ये दो तरह के होते हैं। एक तीसरा होता है नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा, जिसमें क्या होता है, तीसरी कंडीशन नॉर्मोटेंसिव, उसमें क्या होगा, ना तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आईओपी भी नॉर्मल रहेगा। आईओपी क्या रहेगा, नॉर्मल। लेकिन क्या होगा, ये मोस्टली देखने को मिलता है हाइपोटेंशन वाले मरीजों में। कौन से मरीजों में, अब एक कमबख्त तो हाइपोटेंशन होगा तो ब्लड सप्लाई कम होगी, किसको, कोरेड को, सॉरी सीलियरी मसल को। किसको, सीलियरी मसल्स को। धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम होगी तो डैमेज होगा, नहीं होगा। डैमेज होते होते कोई आदमी को, तुम सो रहा है, उसको छेड़ोगे तो वो कुश्ती करेगा, नहीं करेगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा। तो जैसे डैमेज होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, रेटिना डैमेज हो जाएगा। यानी एक ऐसा भी होता है जिसमें आईओपी नहीं बढ़ता है, उसका लीडिंग कारण क्या रहता है, हाइपोटेंशन। और ये जितना भी ग्लूकोमा हो रहा है, इस ग्लूकोमा का जो मेन कारण रहता है वो ओकुलर हाइपोटेंशन। अरे कौन सा, ओकुलर मतलब आंख में ब्लड सप्लाई बढ़ जाना। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ये प्रेशर क्रिएट करेगी और एक्वास्यूमर को क्या करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ा देगी या आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। तो मेन जो कारण रहता है वो ओकुलर हाइपोटेंशन रहता है, या हाइपोटेंशन बीमारी होती है ना, वो भी आपका किसको बढ़ाती है, किसको, ग्लूकोमा। इसके अलावा कैटरेक्ट बढ़ा सकता है,
कोई ट्रोमेटिक इंजरी हुई, ट्रोमा होगा तो क्या होगा, सूजन सूजन आएगी तो ये ब्लॉक हो जाएगी ना, अरे होगी कि नहीं होगी। सेकेंडरी किसी को पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा, किसी को ऑपरेशन हुआ, आंख का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के दौरान ये क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज ले ले, स्टेरॉइड इन्फ्लामेशन करते हैं, सूजन प्रोड्यूस कर देते हैं, सॉरी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, धीरे धीरे गला देंगे किसको और इस एरिया को क्या कर देंगे, ब्लॉक। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ग्लूकोमा, बट एग्जैक्ट कोज क्या होता है, पैथोफिजिकली बेजम घुसी बात क्या करना चाह रहा हूं, अरे समझे कि नहीं समझे। अब मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैंने सुपरफिशियली बताया बेटा। चलिएगा, अब ग्लूकोमा इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल कंडीशन ऑफ द आई, और जो डैमेज हो गया, अब बताओ इसमें पेन नहीं होगा, अब बताओ तुम क्यों नहीं होगा। अब एक कमबख्त तो रेटाना ही क्या हो रहा है, डैमेज। जब नर्वस लेयर ही डैमेज होगी तो दर्द होगा क्या, जब तुम्हारी नर्व डैमेज होगी, जैसे 3rd डिग्री बन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, पेन, क्योंकि नर्व, थर्ड में कौन जल जाती है, जो पेन का मैसेज ले जाती है वही जल गई, तो आपको पेन होगा क्या, नहीं होगा ना। आरीबास में ये तो कंडीशन हो गई। जैसे आरीबास में एक आदमी को ट्रैकमैन बनाया, तो रेलवे के मैनेजर ने पूछा कि मान लीजिएगा आपको सूचना मिली कि ट्रैक पे क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है आरीबास में, और आगे 10 आदमी उस ट्रैक पे बैठे, आप ट्रेन को कैसे रोकोगे। तो उसने बोला कि मैं आपको क्या दूंगा, टॉर्च से सिग्नल। पहले तो बोला कि मैं हरी झंडी दिखाऊंगा या लाल झंडी दिखाऊंगा। फिर वो पूछ रहा मैनेजर कि आपके पास लाल झंडी नहीं हुई, तो बोला कि मैं टॉर्च दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, टॉर्च। फिर बोला अगर आपके पास टॉर्च नहीं हुई तो मैं अपनी लाल शर्ट उतार के उसको दिखाऊंगा। बोला अगर आपकी शर्ट लाल नहीं हुई तो फिर क्या करोगे, तो बोला मैं अपनी मौसी के लड़के को फोन करूंगा। बोला क्यों, इसलिए बुलाऊंगा कि क्यों बुलाएगा, इसलिए बुलाऊंगा उसने कभी 2 ट्रेन की टक्कर नहीं देखी आरीबास में, ताकि वो टक्कर देख ले। जब इतना हो रहा है तो टक्कर ही खाने दो ना, फिर कोई डाउट है तो वो वाली बात है। जब आपका कौन डैमेज हो गया, जब कंडीशन कुछ नहीं, रिटर्न ही डैमेज होगा तो दर्द कहां से होगा। अरे समझ गए ना आप। चले आगे, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ग्लूकोमा कहलाती है। ये कुछ वर्ड याद रहेंगे ऑनलाइन वाले सितारों। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो एक्वस ह्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन होगा आउटफ्लो में ऑफ एक्वस ह्यूमर, कैरेक्टराइज इंक्रीज आईओपी या ब्लाइंडनेस, या रेटिना क्या हो जाएगा, डैमेज। यानी आईओपी बढ़े और साथ में ब्लाइंडनेस प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ग्लूकोमा इज मोस्टली क्या होता है, कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, और मैं कह सकता हूं इसको ग्लोबल कोज ऑफ ब्लाइंडनेस। पूरी दुनिया में, किसमें, पूरे वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है बालको। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कोजेस के बारे में। अरे किसके बारे में, कोजेस में। तो पूरी दुनिया में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है, ग्लाकोमा, आरीबास में। जबकि इंडिया में अब अडल्ट या बच्चा कुछ नहीं कहा तो अडल्ट मान के चलना क्या, कैटरैक्ट। और अगर इंडिया में चिल्ड्रन में पूछ ले तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। को डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, कोजेस। कोजेस की बात करें तो सीधी बात, नो बकवास, एग्जैक्ट कोज इज अननोन। मुख्य कारण क्या है, अननोन है। किसका, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मेन कारण क्या है, अननोन है। नॉन कारण, अननोन होता तो अपन परमानेंट इलाज नहीं करते क्या, रिवर्सिबल है ना ये कंडीशन। अगर तुम्हें एग्जैक्ट कारण बताओ ना, तुम परमानेंट उसको ठीक कर सकते हो। आरी बात। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कोज क्या है, अननोन है। नोन कोज के अंदर मोस्ट कॉमन जो कारण है वो रहता बेटा ओकुलर हाइपरटेंशन। अरे मोस्ट कॉमन कारण क्या है, 50% मरीजों में ओकुलर हाइपरटेंशन रहता है, उसकी वजह से। कोई डाउट है। और ओकुलर हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, इंक्रीज आईओपी की वजह से। और आईओपी बढ़ने का कारण क्या, हाइपरटेंशन। समझ रहे मेरी बात। यानी जो बीपी के मरीज होते हैं उनमें ज्यादा चांस रहता है किसका, ग्लाकोमा का, अरे पास में। और उसका जो लीडिंग कारण है ओकुलर हाइपरटेंशन हो जाता है, आईओपी बढ़ता है। और यहां पे आईओपी कितने से ऊपर रहना चाहिए, 30 mm ऑफ एच से ऊपर रहते ग्लूकोमा के सिम्टम आने लग जाते हैं। ग्लूकोमा के इफेक्ट आने, सिम्टम तो नहीं आते क्योंकि पेनलेस होता है ये, लेकिन ग्लूकोमा बीमारी स्टार्ट हो जाती है आपकी। 30 नॉर्मल कितना होता है, 80-21 mm ऑफ एच। Here it is greater than 30, then it is considered as a glaucomatic patient। क्लियर है। कोई डाउट है बच्चों, तो ओकुलर हाइपरटेंशन कारण रह सकता है। इसके अलावा अदर कारणों में क्या, कैटरैक्ट। क्या चीज, अब तुम कहते हो कि सर हाइपरटेंशन से सारी बीमारियां क्यों होती है, हाइपरटेंशन है साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन क्या करती है बेटा, हाइपरटेंशन में होता क्या, देखना इसमें आपका, ये कौन है, कोरोइड,
इस कोरोइड में अगर बीपी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जब बहुत तेजी से बहेगा तो इन सॉरी कोरोइड नहीं, सीलियरी मसल, माफी चाहता हूं, ये कौन है, सीलियरी मसल, और ये कोरोइड है। कोरोइड से ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी किसको, सीलियरी मसल को, तो सीलियरी मसल की सेहत धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड तो खूब होता है लेकिन ब्लड इतना तेजी से मिलता है कि बहता है कि आसपास की सेल को क्या नहीं मिलते, न्यूट्राइंट। अब इसको न्यूट्रोजन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो सेल धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज होगी। तो डैमेज सेल क्या करती है, अब एकदम तो मरेगी नहीं, धीरे धीरे मरेगी, तो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। या डैमेज होगी तो यहाँ से टुकड़ा टूट के यहाँ के फंस गया तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट। तो हाइपरटेंशन आपका कारण रह सकता है इसका, ठीक है ना। दूसरा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, आपने सुना है कि लेंस की क्या होती है, क्लाउडी ओपेसिटी, और जैसे जैसे ये कैटरैक्ट बढ़ता जाता है, इलाज नहीं करते तो ये धीरे धीरे लेंस टूट जाता है। लेंस के टुकड़े टूट के किसको, ट्रेबुलर मेसवर को ब्लॉक कर सकते नहीं कर सकते हैं, अरे कर सकते नहीं कर सकते, तो कैटरैक्ट कारण हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट आ सकता है आपका। और बताइए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज, रेटिनल डीअटैचमेंट। रेटिनल डीअटैचमेंट पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट ट्रॉमा कारण हो सकता है, पोस्ट सर्जरी ट्रॉमा, और दोनों सर्जरी के दौरान के बाद में क्या होगी, आंख में स्वेलिंग, और स्वेलिंग की वजह से ट्रेबिकुलर मेसवर क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। तो पोस्ट ट्रॉमा या पोस्ट सर्जरी रेटिनल डीअटैचमेंट कारण हो सकता है, रेटिना डीअटैच होगा उसकी वजह से आईओपी क्या हो सकते हैं आपके, बढ़ सकते हैं, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन एब्नॉर्मल हो सकता है आपका। और क्या कारण होंगे, यस डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होगा, अबे कैटरैक्ट होता है, कौन सा कौन सा, स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। स्नोफ्लेक का मतलब व्हाइट व्हाइट सा, स्नोफ्लेक का मतलब बर्फबारी। बर्फ कैसी होती है, सफेद। आपका क्या होगा, यहाँ पे लेंस पे क्या होगी, ब्लड शुगर बढ़ेगा तो शुगर आके जम जाएगी, और लेंस में कैटरैक्ट, कैटरैक्ट की वजह से लेंस टूटेगा और क्या करेगा, ट्रेबुकुलर मेसवर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब ये रिस्क फैक्टर, डायरेक्ट कारण नहीं कह सकते आप। और बताइए, क्लियर है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और बताइए, क्लियर है, नो टेकिंग प्रॉपर स्लीप, क्या चीज, स्लीप वगैरह प्रॉपर नहीं ले तो आईओपी बढ़ जाता है। जैसे नाइट ड्यूटीज कर रहे हो, नाइट वर्कर्स जो होते हैं आपके, बहुत सारी जगह परमानेंट नाइट ड्यूटी लगती है उनकी, प्रॉपर आपका नहीं देना। क्लियर बेटा, क्लियर। और बताइए, हेड इंजरी, अरे हेड इंजरी से क्या हो सकता है, कमबख्तों, हेड इंजरी होगा तो आईओपी बढ़ सकता है। इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। आईसीपी बढ़ता है तो प्रेशर डालता है किन पे, आंखों पे, और आंखों में क्या कर सकता है, आईओपी को बढ़ा सकता है। और बताइए, हाइड्रोसिप्लस, हाइड्रोसिप्लस में क्या देखने को मिलता है, आईसीपी बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा तो जब ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो आंखें भी तो यहीं के आसपास है, तो उस आंख को ओकुलर प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकता है। कोई डाउट है। और बताइए, आई इन्फेक्शन, कोई ऐसा आंख का इन्फेक्शन हो जिससे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। सेकेंडरी टू अदर डिजीज, कोई दूसरी बीमारी के कारण, बट एग्जैक्ट कारण आपको पता नहीं, ये सब रिस्क फैक्टर है। अबे समझे, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर या कारण क्या माना जाता है, हाइपरटेंशन। और क्या है, हाइपेमा, यस, हाइपेमा का नाम सुना है? ब्लीडिंग इन आई, अरे आंख में कई बार लग जाती है तो आंख में खून जम जाता है ना, हाइपेमा, ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग की वजह से आपका वो क्लोट बन जाए, और क्लोट किसको, ट्रेबकुलर मेसवर को या कैनाल ऑफ स्कलमन को ब्लॉक कर दे, प्रोडक्शन बढ़ा दे, अल्टर्ड कर दे, कोई भी कारण हो सकता है। चले आगे, और बताइए, हाँ आई कैंसर, यस आई कैंसर हो सकते हैं, यस बेटा। जेनेटिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जेनेटिक भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ? ब्रेन हेमरेज से तो नहीं, पर आई हेमरेज से हो, हाइपेमा हो गया ना, हाइपेमा का मतलब आंख में खून आना, ब्लड होना, क्लोट बन जाना। जेनेटिक, जेनेटिक अगर होता तो सिबलिंग बच्चे होना, सिबलिंग का मतलब भाई बहन हो, भाई को है तो बहन को चांस है 50%, सिबलिंग्स को चांस है, जेनेटिक है, माँ को है तो उसकी बेटियों को होगी, कारण पिता को तो उसके बेटों को होगा, मतलब संतति में जाने के चांसेस जेनेटिक है। कुछ आपके क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है, एग्जैक्ट क्रोमोसोम तो पता नहीं है, पर क्यूएपी जीन, सीएनएफ फर्स्ट जीन, अलग अलग तरह के जीन होते हैं उसमें, पर जेनेटिक भी बहुत बड़ा योगदान देता है किसमें,
ग्लूकोमा है, क्योंकि कैसे जाता है ये पता नहीं, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट कोज क्या है, तो जेनेटिक भी माँ बाप को होना तो बच्चों में होने के चांस है, कोई डाउट है? चले आगे, सेकेंडरी टू अदर डिजीज कंडीशन, आई कैंसर, आई इन्फेक्शन, कोई डाउट है? इंक्रीज आईसीपी, हेड इंजरी, बट लीडिंग कॉज इज ओकुलर हाइपरटेंशन, आईओपी बढ़ेगा। क्लियर है? टाइप ऑफ ग्लूकोमा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, टाइप ऑफ ग्लूकोमा। अब ये 4 तरह का ग्लूकोमा होता है बेटा, देखिएगा। पहले टाइप का ग्लूकोमा होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। कौन सा? ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। एग्जाम में POAG भी लिखा आ सकता है, या इसी को अपन वाइड एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं बेटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वाइड एंगल। किसको? प्राइमरी को अपन क्या बोलते हैं? वाइड एंगल बोलते हैं बेटा। या इसी का दूसरा नाम है क्या? क्रोनिक सिंपल भी बोलते हैं इसको। सिंपल है लेकिन कैसा? क्रोनिक सिंपल। क्रोनिक का मतलब ज्यादा होता है लेकिन सिंपल है। अरे बात सुन, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, वाइड एंगल। वाइड एंगल का मतलब आउटफ्लो एकदम क्या है? वाइड है। आपका जो ट्रेक है वो एकदम क्या है? सही है। या इसको क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा भी बोलते हैं। किसको? अब इसके बारे में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का सबसे कॉमन टाइप है कौन सा? क्लियर है बच्चों? आर्यवास में कोजेस के अंदर यहां पे मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ क्या? एक्वस ह्यूमर। कहां से? पूरा लिख लो, फ्रॉम सीलियरी मसल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इसके अलावा आपका जो आउटफ्लो है वो थोड़ा हल्का सा क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्ट। ब्लॉक नहीं बोल रहा हूं, क्लोज नहीं बोल रहा हूं। क्लोज और ब्लॉक पूरी तरह से अलग टर्म है। क्लोज का मतलब पूरी तरह से क्या होना? बंद होना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब 100 सेंटीमीटर है मान लो, 1 सेंटीमीटर है तो 0.9 सेंटीमीटर रहेगा, ऐसे थोड़ा हल्का सा। तो बढ़ भी ज्यादा रहा है और निकल भी क्या रहा है? कम। निकल तो रहा है लेकिन निकल क्या रहा है? कम रहा है, वहां से आउटफ्लो कम हो रहा है। तो ये मोस्ट कॉमन कारण क्या? प्रोडक्शन का ज्यादा होना। आपसे पूछे, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ग्लूकोमा, टाइप ऑफ ग्लूकोमा। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। अब इसमें आपका साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे? साइन सिम्टम देखिएगा क्या होगा। क्या कह रहे हैं अपन? आपका कौन सी मसल? सीलियरी मसल। किस रिसेप्टर के थ्रू? बीटा एडर्जिक रिसेप्टर के थ्रू। किसको प्रोड्यूस कराती है? एक्वस ह्यूमर को, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट है किसका? ब्लड का। ये कहां आता है? सबसे पहले पोस्टीरियर चैम्बर में। पोस्टीरियर चैम्बर से वाया पिपिल कहां आता है? एंटीरियर चैम्बर में। अरे कहां आता है? एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर से कहां आएगा ये? ट्रेबिकुलर मेसवर्क में आएगा ये। ट्रेबिकुलर मेसवर्क से कैनाल ऑफ स्क्लेमन में एंटर करेगा। यहां से फिर किस में जाएगा? एपिस्क्लेरल वेन में एंटर करेगा ये। एपिस्क्लेरल वेन से सुपर वानका, और सुपर वानका से कहा जाएगा? राइट एट्रियम। अब यहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इंक्रीज आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे यहां पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो एक्वस ह्यूमर बढ़ेगा। यहां पे क्या हो रहा है? सीलियर मसल से प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो जाए तो एक्वस ह्यूमर क्या होगा? बढ़ेगा। और एक्वस ह्यूमर बढ़ेगा तो क्या होगा? इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और आईओपी कितने ज्यादा रहेगा? 30 mm ऑफ एचजीसी। क्लियर है? अब ये आईओपी क्या करेगा? ओपन एंगल है क्या ये? यहां पे एंगल क्या है? एकदम ओपन है। समझ रहे मेरी बात? ओपन एंगल है, ओपन है, तो उतना प्रेशर नहीं मारेगा कि दर्द हो। क्या हो? आउटफ्लो क्या है? इंटेक्ट है, मतलब आउटफ्लो चालू है, इसलिए तो ओपन एंगल बोला। दरवाजे क्या पूरे खुले हुए? आउटफ्लो क्या? इंटेक्ट है।
सो पेनलेस, इसलिए ज्यादा दर्द नहीं होता है। अब बेटा ये पेनलेस है ना, कौन भाई पेनलेस है कि नहीं है, ये आरी बास में। अब ये पेनलेस है तो आपको कोई भी बीमारी के साइन सिम्टम तब तक पता नहीं चलता जब तक उसमें दर्द नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जब तक दर्द नहीं होता अपन दिखाने जाते हैं क्या, या उस ऑर्गन का ध्यान रखते हैं क्या? अब इसमें क्या हो रहा है, ओपन एंगल है तो प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन एकदम उतना नहीं बढ़ता कि दर्द हो, और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, और वो धीरे धीरे रेटिना को क्या करता है, डैमेज। और रेटिना डैमेज होगा तो नर्वस कोड डैमेज हो रही, तो वैसे भी आपको साइन सिम्टम नहीं आएंगे, आंख में दर्द है नहीं होगा, मतलब सो पेनलेस, नो आई पेन, आंख में पेन नहीं होगा, नहीं होगा तो धीरे धीरे आईओपी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते सडन विजन क्या होगा, लॉस। अरे सडन क्या होगा, एकदम बढ़ते बढ़ते एकदम ऐसा बढ़ जाएगा कि पूरी रेटिना डैमेज होगा, एकदम आदमी क्या हो जाएगा, अंधा। अरे क्या हो जाएगा, अंधा। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थेफ्ट ऑफ साइट, आंखों का साइलेंट चोर कौन है, कौन है, ग्लाउकोमा। 14 दिसंबर 2022 को इस साल के 30,000 कैंडिडेट पूरे हो गए। सो वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। एसएन एकेडमी का, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी का जो ऐप है बेटा, प्ले स्टोर पे आपका अवेलेबल है, उसमें 30,000 से ज्यादा पेड मेंबर है। सो थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन। ये मैक्सिमम जो कैंडिडेट है आपके 80% वो आपके हैं नॉट सेट रेगुलर बेस के, इसके अलावा 1-2% टेस्ट सीरीज के हैं, और बाकी के सीएचओ के कैंडिडेट हैं। तो जिस तरह से आपने प्यार और सम्मान दिया उसके लिए बेटा थैंक यू सो मच, हमेशा मैं आपका आभारी रहूंगा। और इस खुशी में आज आप सभी को मिठाई खिलाई जाएगी, सभी को मिठाई बांटो भाई। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये मैं थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी, अब साइन सिम्टम देखिएगा क्या आएगा, देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी अपन ने देखी, देखिएगा। अब आपसे पूछे, अपन पढ़ रहे हैं पहले प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, वाइड एंगल ग्लूकोमा, कौन सा? अगर आपसे पूछे कि वाइड एंगल का अर्ली सिम्टम क्या है, और आपसे ये भी नहीं पूछे कि प्राइमरी ओपन एंगल का, पूछे डायरेक्ट पूछे ग्लूकोमा का अर्ली सिम्टम क्या है, तो पहले तो बताओ ग्लूकोमा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ओपन एंगल। तो ओपन एंगल का अर्ली सिम्टम ही होगा। अगर क्लोज एंगल का पूछना तो वो अलग से पूछेगा क्वेश्चन में। अगर कुछ नहीं पूछा तो किसकी बात कर रहा है, मोस्ट कॉमन कौन होता है, प्राइमरी में, तो मोस्ट कॉमन की पूछेगा। तो अर्ली जो साइन सिम्टम है, कौन से साइन सिम्टम, अर्ली जो साइन सिम्टम, अर्ली साइन सिम्टम क्या है, नेक्स्ट। अब बताओ, अब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका लेंस का थिननेस, और लेंस पे प्रेशर पड़ेगा ना, अबे किस पे प्रेशर पड़ेगा, कमबख्तों। और लेंस आपका अकोमोडेशन मेंटेन करता है कि जब आपको फार विजन करना तो क्या हो जाएगा, थिन, और नियर विजन करना तो ठीक हो जाएगा। वो अकोमोडेशन की पावर डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी। तो आपसे पूछे कि अर्ली साइन सिम्टम क्या है, तो डिक्रीज अकोमोडेशन एंड इंक्रीज आईओपी इज ए अर्ली साइन सिम्टम ऑफ ग्लाउकोमा। समझ गए आप? अरे समझ रहे मेरी बात, क्लियर है? चले आगे, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। यहां तक हो रहा है तो डिक्रीज अकोमोडेशन एंड इंक्रीज आईओपी। कोई डाउट है बच्चों? आपका अकोमोडेशन तो क्या होगा, कम, और इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलिएगा भाई। दूसरा, डिक्रीज अकोमोडेशन एंड इंक्रीज आईओपी इज द अर्ली साइन सिम्टम। अब तो अकोमोडेशन कम होगा तो धुंधला दिखेगा नहीं दिखेगा, कौन सा विजन, ब्लड विजन, कौन सा विजन, ब्लड विजन। कोई डाउट है? इसके अलावा आईओपी बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। कोई डाउट है? और आपका ब्लड विजन होगा, नो पेन, क्या, नो पेन इन आई। इसके अलावा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो आई में क्या होगा, आंखें मोटी हो जाएगी। आई में क्या होगा, ओडिमा, आई एनलार्जमेंट, आंखें फूल जाएगी, मोटी सी दिखेगी, आई एनलार्जमेंट। कई बार रेडनेस ऑफ आई, क्या देखने को मिल सकता है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो, क्लियर है? बट पेन नहीं होगा आरी पास में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट थेफ्ट ऑफ साइट। क्लियर है? धीरे धीरे पेन, आपका पेन नहीं होगा तो पता नहीं चलता, इसलिए एकदम सडन आईओपी बढ़ जाएगा और पेशेंट एकदम क्या हो जाएगा, अंधा। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा विजन लॉस होता है, पेरिफेरल विजन लॉस, बट नॉट सेंट्रल विजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कौन सा विजन? पेरिफेरल विजन क्या हो जाएगा? लॉस, लेकिन सेंट्रल विजन लॉस नहीं होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो पेरिफेरल विजन क्या होगा? लॉस, बट नॉट सेंट्रल विजन। यानी इसका मतलब समझे, ये आंख है, सुनना मेरी बात, इस आंख में चारों तरफ तो आपको क्या होगा, ये पेरिफेरल का तो लॉस हो जाएगा, लेकिन बेन का दिखेगा। यानी आप किसी को देख रहे हो, ये जैसे हथेली अपनी, यहाँ बीच में तो बीच का तो दिखेगा और साइड का नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा तो जो आप देखा होगा नाला या कहीं पाइप है, ऐसे आपने दीवार में लगा देखोगे तो आप चारों तरफ का नहीं दिखता और उस नाले के आर पार दिखता है। इसे इस तरह का विजन क्या कहलाता है? टनल विजन। अरे कौन सा विजन बालको? टनल विजन। एंड दिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ ग्लूकोमा। अर्ली सिम्टम पूछे तो कौन सा? डिक्रीज अकोमोडेशन एंड इंक्रीज आईयूपी। ब्लड विजन हो सकते हैं बाद में, नोजिया वोमिटिंग होगा प्रेशर बढ़ने से, आई एनलार्जमेंट, रेडनेस। पर नोजिया वोमिटिंग मोस्टली नहीं होता है क्योंकि पेन है, नहीं होता। ये पेन की वजह से होता है नोजिया, पर इसमें कभी कभी हो जाता है। मान लो सुबह सुबह उठा, आंखों में सूजन रहेगी, हल्की सी रेडनेस ज्यादा नहीं रहेगी, कोई डाउट है। और पेरिफेरल विजन क्या हो जाएगा? लॉस, बट नॉट सेंट्रल विजन। और पेशेंट को इसी विजन को क्या बोलते हैं अपन? टनल विजन। इट इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा या होल ओवर ग्लूकोमा। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन होता है? प्राइमरी। 80-90% प्राइमरी होता है, जो ज्यादा है उसी का क्लासिकल सिम्टम माना जाएगा। तो आपसे पूछे कि टनल विजन इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ किसका? अरे भेजे में घुस रही है बात। दूसरे तरह के ग्लूकोमा होते हैं, कौन से? प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? नेरो एंगल। अरे क्या बोलते हैं? नेरो एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है? नेरो। चले आगे, और इसी को अपन बोलते हैं क्रोनिक एक्यूट। वो तो था क्रोनिक सिंपल, या इसको एक्यूट क्रोनिक भी बोल सकते हैं, यानी सडन होता है। हमारे पास में प्राइमरी क्लोज एंगल, इन दिस मोस्ट कॉमन cause is obstruction in outflow of aqueous humor। एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो में क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, क्या कहलाता है? क्लोज एंगल, प्राइमरी क्लोज एंगल। अरे भैया इसको क्लोज एंगल बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन क्या होगा? नॉर्मल रहेगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा? क्लोज। और सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होती है? ट्रेबिकुलर मेसवर्क, जो छेद है आपका इरिडियोकोनियल जंक्शन पे। ट्रेबिकुलर मेसवर्क में क्या होगा? ब्लॉकेज। कोई डाउट है बच्चों? इसकी वजह से क्या होगा? सडन इंक्रीज आईयूपी। एकदम आईयूपी क्या होगा? बढ़ेगा, और आईयूपी यहां 80 के ऊपर तक जा सकता। किसके ऊपर? नॉर्मली 30-35 रहे तो उतना तो यहां एकदम ही बढ़ेगा, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक भी ऐसे नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। मान लो धीरे धीरे भी हो रहा है, तब तक तो ओपन एंगल रहेगा, फिर एकदम एक पूरी ट्यूब ही क्या हो गई? ब्लॉक। तो बिल्कुल ही क्या नहीं आएगा? एक्वस ह्यूमर। और 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीने में एकदम क्या होगा? सडनली क्या बढ़ जाएगा? एक्वस ह्यूमर आग में बढ़ जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सडन इंक्रीज आईयूपी, और ये सडन इंक्रीज आईयूपी होगा, एकदम प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो पेशेंट को क्या होगा? पेन इन आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, ये रेयर होता है पर डेंजर है। कौन? क्लोज एंगल। समझ गए? रेयर बट डेंजर टाइप ग्लूकोमा। कौन सा? क्लोज एंगल। अबे याद रहेगा, प्राइमरी क्लोज एंगल जो है आपका नेरो एंगल, वो डेंजर है। क्यों? क्योंकि इसमें सडन पेन इन आई, और पेन इन आई को तो रेटिना सडन डैमेज होगा, और पेशेंट को क्या होगा? ब्लाइंडनेस, एकदम दिखना क्या हो जाएगा? बंद। क्लियर है? और पेन होगा तो क्या होगा? नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? पहले ब्लड विजन होंगे, सड फाइनली विजन क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। तो बताओ डेंजर कंडीशन है कि नहीं? कोई डाउट है? तो सबसे डेंजर टाइप ऑफ ग्लूकोमा कौन सा है? क्लोज एंगल। चले आगे, तो बताओ, तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्लियर है? और ये बताओ मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है कि नहीं है? कैसी कंडीशन है? तो आप सोचिए कि कौन सी बीमारी मेडिकल इमरजेंसी है? क्लोज एंगल। क्योंकि सडन आईयूपी बढ़ता है, मौका नहीं मिलता है, लाते लाते तो आपकी रेटिना क्या हो जाता है? डैमेज। क्लियर है? सडन इंक्रीज आईयूपी, उसकी वजह से क्या होंगे? नोजिया और वोमिटिंग।
पेशेंट को साथ में क्या रहेगा, फोटोफोबिया। आ रही बात में, पेन इन आई होगा, सीवियर पेन होगा, इरिटेशन होगा उसकी वजह से, टेकिकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को, इरिटेशन की वजह से पेन होती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, और सडन क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस। क्यों? क्योंकि रेटिना क्या होगा, डैमेज। ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या रहता है, सडन आईओपी बढ़ता है तो रेटिना क्या हो जाता है, डैमेज। तो इस तरह के ग्लाकोमा क्या कहलाते हैं, क्लोज एंगल। कोई डाउट है? और मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन तुरंत दवाई दे, क्या दे, यहां पे अगर ग्लूकोमा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ रही, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, मेनिटोल, वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। तीसरे नंबर का होता है आपका बेटा ट्रोमेटिक ग्लूटोमा। अरे कौन सा कम वक्तों, ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक में ड्यू टू ट्रोमा, अबे कम वक्त तो ट्रोमा होगी तो आई में क्या होगी, स्वेलिंग, और आई में स्वेलिंग होगी तो ये किस में चला जाएगा, क्लोज एंगल में। तो ये वैसे क्लोज एंगल में पड़ा जाता है। तो होता है पोस्ट ऑपरेटिव। अरे कौन सा, किसी की कैटरेक्ट की सर्जरी करी आपने, इंस्ट्रूमेंट यूज करे और आपने सर्जरी करी तो आंख में क्या जाएगी, सूजन, स्वेलिंग होगी, तो आपका एक तरह से ये भी किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, क्लोज, और क्लोज एंगल में डाल दिया जाएगा। अरे पास में कई बार प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है डैमेज होने से, तो ओपन एंगल में चला जाएगा। तो ये भी क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। इतना टाइप अपन इनको इंपॉर्टेंट नहीं देंगे जितना किसको देंगे, ओपन एंड क्लोज को। और एक नया आजकल हो गया कौन सा, नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा। एक नया और आजकल हो गया नॉर्मोटेंसिव। इसमें क्या होगा, इन दिस आईओपी इज नॉर्मल, इसमें नॉर्मल आईओपी रहता है, फिर भी पेशेंट को रेटिना डैमेज होकर क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस। और इसका जो मुख्य कारण रहता है वो हाइपोटेंशन। क्या रहता है, हाइपोटेंशन में क्या होगा, अरे भाई हाइपोटेंशन में क्या होगा, हाइपोटेंशन में आपको किसको, सिलियरी मसल्स को आपको ब्लड सप्लाई क्या रहेगी, कम, तो ये डैमेज हो जाएगी और एक्वोस्यूमर के प्रोडक्शन को या तो बढ़ा देगी, कम कर देगी, कुछ भी करके धीरे धीरे उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म अपने को पता नहीं है, एग्जैक्ट कॉज पता, ये रिस्क फैक्टर है तो उसे पता नहीं इनडायरेक्टली कैसे किसको डैमेज कर देती है। पर हाइपोटेंशन होगा तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम, और ब्लड सप्लाई अपन मान सकते हैं कि किसी ऑर्गन को कम हो तो वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है, उसकी प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये एक तरह का। और इसमें तो प्रेशर ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा, प्रेशर क्या है, नॉर्मल, कौन डैमेज हो रही, रेटिना, और आपको क्या होगा, ब्लाइंडनेस। समझ रहे मेरी बात। नेक्स्ट, तो ये हो गया बेटा टाइप ऑफ ग्लाकोमा। अरे कोई डाउट है, इसके अलावा यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो बेटा। चले आगे, नेक्स्ट आओ बच्चों, इसमें डायग्नोसिस क्या करोगे आप, क्या चीज, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। डायग्नोसिस में सबसे पहले तो क्या करो, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में क्या देखोगे कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ग्लूकोमा की, जेनेटिक है ना यार, ये फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, हाल ही में कोई सर्जरी तो नहीं है, हाल ही में कोई ट्रोमा तो नहीं हुआ है, लंबे समय से कोर्टिकोस्टेरॉइड तो यूज नहीं कर रहा है, इसको हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो आंख में क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग। कभी कहेगा मरीज कि मेरे कभी कभी दर्द होता है या मुझे क्या आता है, चक्कर आ जाते हैं, मेरे सिर क्या रहता है, भारी भारी, आंखों में क्या रहता है, भारीपन सा फील होता है। तो अपन इससे अपन क्या कर सकते हैं, आंख को देखोगे आप, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो आंख में स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको। तो ये तो होगी हिस्ट्री पर आपका बेटा। कंफर्म डायग्नोसिस की बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट। कंफर्म डायग्नोमेट्री क्या, टोनोमेट्री। अब मैं आपको कुछ इमेज दिखा देता हूं, तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी, टोनोमेट्री क्या होती है, देखना बेटा। ये रही ग्लूकोमा की कंडीशन, आईओपी बढ़ता तो आंख ऐसे दिखती है बेटा, ये प्रेशर बढ़ता है ना, ये पूरा गड़बड़ा जाता मामला, ऐसी दिखती है आंख ग्लूकोमा। दिस इज द ग्लूकोमेटस आई। नॉर्मल आई की तुलना में क्या है, देखो थोड़ा व्हाइटिश हो रहा है, कोर्निया पे प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा पानी पानी सा भर का, देखिए कोर्निया में पानी पानी से लग रहा है ना, आरी बास में प्रेशर बढ़ गया पूरी आंख के अंदर, ये दिस इज द ग्लूकोमेटस आई। क्लियर बच्चों। ये जो आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल टोनोमेट्री जो आजकल यूज होती है हॉस्पिटल में, ये टोनोमेट्री मशीन है। और ये टोनोमेट्री मशीन देखो आंख को लगाया और ये देखो यहाँ पे क्या आता है, प्रेशर को बताती है टोनोमेट्री, डिजिटल आपका है ये। चले आगे, ये पहले वाला टोनोमेट्री, ये प्रीवियस टोनोमेट्री, ओल्ड वाली टोनोमेट्री है, प्रकार नहीं है वो आपके, अरे वो चंदार फिट्टार आते थे 10 रुपए की ज्योमेट्री बॉक्स में, हाँ ये वही है, ऐसा ही दिखता है, वो नहीं है पर ऐसा दिखता है टोनोमेट्री। ये कौन है, ऑप्थेल्मोस्कोप। और ये किसको देखने को काम आता है, पोस्टीरियर सेगमेंट को, आई को देखने में सबसे बढ़िया हथियार माना जाता है ये कौन है, स्लिट लैप एग्जामिनेशन।
ये किसको एंटीरियर सेगमेंट होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये स्लिट लैप एग्जामिनेशन, लड़का आंखें चेक नहीं कर रहा है, नजारे लूट रहा है, कमबख्त शैतान बच्चा। ये क्या है? दादी माँ को दिखाया जा रहा है क्या, कांच के थ्रू, बताओ ये क्या है? गोनोस्कोपी नहीं, बेवकूफो, फंडोस्कोपी मशीन है, फंडोस्कोपी मशीन। फंडस को और इसको विजुलाइज करते हैं आई के फंडस वाले पार्ट। चले आगे, नेक्स्ट। ये कुछ आपकी इमेज है बेटा, नेक्स्ट देखिए, फंडोस्कोप है। कंफर्म जो डायग्नोसिस क्या रहेगी, टोनोमेट्री। टोनोमेट्री की इमेज दिखा दी मैंने आपको, एक आर्टिफिशियल भी आएगा, जैसे आपका टेम्परेचर चेक करना आता है ना, वैसा भी आता, आंख पे रख के अपन मेजर कर सकते हैं। टोनोमेट्री बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म डायग्नोसिस है किसकी, ये क्या मेजर करता है, मेजर IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर को। ध्यान रखना बेटा, पेनलेस प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है। मशीन का जो आपका सेंसिटिव पार्ट है उसको आंख के सामने ले जाना है, ऑटोमेटिक मशीन रीडिंग कर लेगी। कोई पेनलेस है क्या, मतलब पेनफुल है क्या, कोई सर्जरी कोई दवाई कुछ देने की जरूरत है क्या? एक तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन है ये, पेनलेस प्रोसीजर। कौन, टोनोमेट्री। अब पेशेंट मान लो डर रहा होगी, टोनोमेट्री डर रहा हो, क्या होगा, तो कुछ नहीं करना भाई, ये तो OPD का प्रोसीजर है, टोनोमेट्री तो आंखें लगा के देंगे कुछ आपको। चले आगे, मेजर IOP, क्लियर। अब देखना बेटा, अर्ली मॉर्निंग में IOP क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होता है। सुबह IOP बढ़ा हुआ होता है, इसलिए देखो थोड़ी आंखें सूजी हुई होती है सुबह के टाइम, हर बात में। और इवनिंग में क्या होता है, डिक्रीज। एग्जैक्ट कब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टरनून में। इसलिए प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है, एडवाइस पेशेंट दैट टोनोमेट्री should be done in आफ्टरनून। कब करी जावे, दोपहर के समय। टोनोमेट्री कंफर्म डायग्नोसिस। ये IOP को बढ़ा देगी, कितना है, 10 है, 15, 20 है, 50 है, जो भी है वो सब बता देगी। कौन, टोनोमेट्री मशीन। नेक्स्ट, चले आगे। ये समाज को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका। दूसरा अपन डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी। और ऑप्थेल्मोस्कोप अपन ने देखा ही, ये भी एक नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई दवाई भी नहीं चाहिए। ऑप्थेल्मोस्कोपी ये मोस्टली किसको देखता है, पोस्टीरियर सेगमेंट को देखता है बेटा। आवाज नहीं बेटा, चले आगे। एक और अपन क्या कर सकते हैं, स्लिट लैप एग्जामिनेशन। इमेज देखिए अपन ने, स्लिट लैप एग्जामिनेशन किस सेगमेंट को दिखाता है, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई को, सीलियरी मसल से आगे एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को दिखाता है, स्लिट लैप एग्जामिनेशन। चले आगे, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल एक और टेस्ट आने लगा, गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी में क्या देखते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इरिडियो कॉर्नियल जंक्शन को। अब आप खुद कहोगे साहब ये क्या है, कौन से जंक्शन को देखते हैं अपन, इरिडियो कॉर्नियल जंक्शन को, यानी आइरिस और कॉर्निया की। स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन अलग है, दिस इज नोन एज लिम्बस, वो अलग चीज है। ये इरिडियो, सही देखो आराम से, इरिडियो कॉर्नियल जंक्शन, ये क्या होता है इसको समझना बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। अबे ये कौन है, कॉर्निया, और ये कौन है, यहां पे फ्लूइड बढ़ेगा, IOP बढ़ेगा, तो ये एंगल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा यार, तो ये एंगल क्या मिलेगा, बड़ा हुआ मिलेगा। इससे भी आप पता लगा सकते हो रेडियो कॉर्नियल जंक्शन को। इसमें कौन सा करते हैं, गोनियोस्कोपी। इसके अलावा फंडोस्कोपी कर सकते हैं आप, आई के फंडस वाले रीजन को अपन चेक कर सकते हैं, और ये ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से की जाती है फंडोस्कोपी। इसके अलावा आप वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कप टू डिस्क रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कौन सा रेशियो, और ये किया जाता है ऑप्थेल्मोमेट्री। इस प्रोसीजर ऑप्थेल्मोमेट्री, ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से किया जाता है। ये जो ऑप्थेल्मोस्कोप दिखाया ना मैंने आपको, उसमें अपन क्या देख सकते हैं, कप टू डिस्क रेशियो। कौन सा रेशियो, उसमें पोस्टीरियर पूरा डैमेज आपको अलग अलग दिखेगा, आरी पास में कप टू डिस्क रेशियो। कप टू डिस्क रेशियो क्या होता देखिएगा, अब आप 1 मिनट में बता दोगे इसको, कप टू डिस्क रेशियो क्या होता, सुनना। ये कौन है, ब्लाइंड स्कोप, इसको अपन डिस्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे आपकी कौन निकलती है, ऑप्टिक नर्व, यहां पर ना तो रोड से ना कौन सा, तो ये क्या होगी, डिस्क, ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं। अबे ब्लाइंड स्पॉट का दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं ना इसको,
दूसरा नाम क्या है इसका? डिस्क। अब ये डिस्क है ना बेटा, कप नुमा होती है। कैसी होती है? और कप कैसा होता है? एक अनुपात में। मतलब कप छोटा होता है, डिस्क क्या होती है? बड़ी, नॉर्मल। मतलब ये ऐसे है तो इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे ये इतनी बड़ी तो कप छोटा है, इसमें 1:10 में कप 1 गुना और डिस्क कितनी गुना बड़ी है? 10 गुना। आरी पास में तो नॉर्मली मतलब ऐसे निकालते हैं 1/10 नॉर्मली आरी पास में। अब देखना, इसको समझना, एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। कप टू डिस्क रेशियो मतलब कैसा? 1/10 कितना होता है? 1/10 का मतलब होता है 0.1, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। नॉर्मल हो सकती है बेटा ये 5/10। अरे कितनी? 5/10 का मतलब 0.5, मतलब आधा। मतलब 1 गुना तो कौन होता है? कप, और डबल कौन होती है? डिस्क। अब तुम कह रहे हो सर ये क्यों देख रहे हैं? अबे कमबख्त, तो एक्वस ट्यूमर का प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? आपका पोस्टीरियर सेगमेंट पे। तो ये धीरे धीरे कप क्या हो जाएगा? एनलार्ज। किसके बराबर एनलार्ज हो जाएगा? डिस्क के। डिस्क के अंदर कौन है? कप। अब प्रेशर पड़ेगा, आईओपी बढ़ रहा तो धीरे धीरे कप क्या हो जाएगा? चौड़ा। कप चौड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आसपास की स्ट्रक्चर को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, या चेंज आ रहे हैं। चेंज अपने को तो डायग्नोसिस ही देखनी है ना कि कप बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा। प्रेशर किस में बढ़ता है? आईओपी में। आईओपी बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लूकोमा, और इससे ब्लाइंडनेस भी हो रही है। तो नॉर्मल कप टू डिस्क रेशियो कितना होता है? 5/10 मतलब 0.5। अगर ये किससे ज्यादा, अगर ये मान लो कितना हो गया 7/10 तो ग्लूकोमा है कि नहीं है? अरे समझ रहे आप? नॉर्मल कितना होता है? 5/10, यानी आधा गुना कौन होता है? कप। 1 गुना कप होता है और डबल कौन होती है? डिस्क। अगर ये कप डिस्क की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है, 0.5 से ऊपर जा रहा है मान, 0.6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, तो किसका इंडिकेशन है? ग्लूकोमा। इसे ऑप्थेल्मोमेट्री या ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से अपन ये करते हैं। कप टू डिस्क रेशियो, सीडी रेशियो बोलते हैं इसको। कप टू डिस्क, सीडीज रेशियो, कप टू डिस्क रेशियो। दिस इज द कॉमन डायग्नोसिस यूज इन ग्लाउकोमा। 1/10 का मतलब होता है 0.1। अबे 1 में 10 का भाग देंगे। नॉर्मल कितना होता है? 5/10 मतलब 0.5। 0.5 का मतलब मान लो 10 कौन है? अबे पीछे कौन है? डिस्क। तो 5 मतलब आधा। आधा क्या है? कप। मतलब ये इतना बड़ा डिस्क है तो उसके अंदर छोटा क्या है? कप। या मैं कह सकता हूं ये डिस्क है और उसमें अंदर ये क्या है? कप। आधा आधा बड़ा है। अब धीरे धीरे एक कप बढ़ेगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए कप क्या हो रहा है? चौड़ा। किसके बराबर चौड़ा हो रहा है? डिस्क के बराबर, यानी डिस्क के बराबर जाना चाह रहा है। यानी 0.5 से क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है। यानी इसकी साइज क्या हो रही? बढ़ रही तो साइज कब बढ़ती? किसी भी चीज की प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ना ही क्या कहलाता है? ग्लूकोमा कहलाता है। तो कप टू डिस्क रेशियो कहलाता है। 5/10 का मतलब 0.5 होना चाहिए। ये 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, यानी 6/10 हो गया, 7/10 हो गया, तो क्या है? ग्लूकोमा। यहां तक को डाउट है? चले आगे। अब आओ बच्चों, क्या बालकों? मैनेजमेंट। 2 चीजें बेटा सुनना, अवॉइड एंटीकोलिनर्जिक। कौन सी बालकों? एंटीकोलिनर्जिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपैथेटोमिमेटिक, या इन्हीं को अपन बोलते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स। लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कौन सी? एट्रोपिन, डिट्रोपान। ये सभी ड्रग को क्या करना है? एंड एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक कौन सी? फेनरेमाइन, मेलिएट, एविल एंटीहिस्टामिनिक होती है। आपका सिट्राजीन एंटीहिस्टामिनिक होती है। लिवोसिट्राजीन एंटीहिस्टामिनिक ही तो होती है। ऐसी दवाइयां अवॉइड करनी है। किसमें? कारण सुनना। एंटीकोलिनर्जिक, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंपैथेटोमिमेटिक्स। क्या बोलते हैं? मिमेटिक्स का मतलब बढ़ाने वाली। क्या करने वाली? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट। सिंपैथेटिक जब काम करता है जब स्ट्रेस हो, और स्ट्रेस में प्यूपिल क्या होते हैं? डायलेट। सिंपैथेटिक जब काम करता है तो प्यूपिल क्या होते हैं? डायलेट। अब तुम खुद बताओगे सर सही कह रहे हो आप। ये आइरिस कौन है? आइरिस। नॉर्मली आइरिस ये इतना है आपका कौन? तो आइरिस अगर आपका रिलैक्स है तो प्यूपिल क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट। और आइरिस आराम से रिलैक्स है तो ये जो यहाँ का जो ट्रेबुलर मेसोर की जो ओपनिंग है, होल है, वो भी क्या है? नॉर्मल है। आराम से यहाँ से एक्वस ट्यूमर जाएगा नहीं जाएगा बाहर?
लेकिन जैसे ही आपने कौन सी ड्रग दी, एंटी कोलिनर्जिक, तो पिपिल क्या होंगे, डायलेट। पिपिल डायलेट होने के लिए इसको लेके क्या होना पड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। तो ये दादी माँ जाएगी कहाँ, यही तो फैलेगी। ये फैलेगी तो किस में प्रेशर डालेगी। अबे एक तो कोई चीज लंबी थी तो जगह कम घेरी थी, अब तुमने इसको क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट, तो जगह घेरेगी, जगह घेर के यहाँ इकट्ठी होगी, तो ये कौन बंद हो जाएगा, ये छेद बंद हो जाएगा, तो आउटफ्लो होगा क्या। अब ग्लूकोमा होगा कि नहीं होगा। इसलिए ग्लूकोमा में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है, एट्रोपिन, डिट्रोपान, ये क्या करनी है, अवॉइड। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लाइक सेट्राजीन, आपका फेनामाइन, सॉरी फेनामाइन मेलेट एविल, तो क्या है वो तो एंटी वो है हिस्टामिनिक, सॉरी आपका सिट्राजीन वगैरह, लिवोसिट्राजीन वगैरह क्या करें आप, अवॉइड करें। नहीं समझे। इसलिए ग्लूकोमा के मरीज में क्या नहीं देते हैं, एट्रोपिन नहीं देते। क्यों, क्योंकि एट्रोपिन कैसी है, एंटी कोलिनर्जिक। तो आपकी आइरिस मसल्स को क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट, पिपिल को डायलेट कर रही है। अबे ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो पिपिल क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ये छेद क्या हो जाएगा, ट्रेबेकुलर मेसवर्क ब्लॉक। और अपने को ब्लॉक नहीं करना है, इसको क्या रखना है, ओपन रखना है। अरे बोलो राजाओं, छोटी छोटी बातें और शलाक। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। ये तो मैंने एक क्वेश्चन था इसलिए लगा दिया। हाँ, आप इसमें कोलिनर्जिक ड्रग यूज ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो। कोलिनर्जिक क्या करती है, अरे पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट, आइरिस मसल को रिलैक्स, आइरिस मसल रिलैक्स होगी तो छेद क्या रहेगा, समझ गए आप। मैनेजमेंट में आइए बेटा, मैनेजमेंट की सीरीज में सबसे पहले तो दवाई, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है ये, कौन सी ड्रग, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ग्रे की जड़ कौन है, एक्वोशूमर। एक्वोशूमर के पापा कौन है, बीटा रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, इस रिसेप्टर को क्या कर दो तुम, ब्लॉक। तो अपन पहली कैटेगरी ड्रग देंगे बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। इसके अंदर नाम सुना होगा, जिनके पीछे क्या लगता है, लोल। लोल का मतलब क्या होता है, लोट ऑफ लाभ। लोल का मतलब यही होता है, लोलवा। अरे बस टिमोलोल। अरे तुम मैसेज नहीं डालते हो क्या, लोल, लोल का मतलब क्या होता है, लॉट ऑफ लाफ। मैसेज नहीं डालते हो क्या फेसबुक व्हाट्सएप पे, है कोई बात नहीं। चले आगे, आज का ज्ञान सुन लो तुम सीरियस होके। अरे बस में छत पे सुखाए हुए कपड़े और सोशल मीडिया पे बनी हुई गर्लफ्रेंड कभी भी उड़ सकती है, समझ रहे मेरी बात। आज का ज्ञान है। तो आपका बीटा ब्लॉकर, एनर्जिक ब्लॉकर कौन सी, आपको बताया कि एक्वाशूमर क्या प्रोड्यूस करता है। अरे एक्वाशूमर कहां से बनता है, बीटा रिसेप्टर के थ्रू। कहां से, सिलियरी मसल से। आप उस रिसेप्टर को क्या कर दो, कतर कर दो। टीमोलोल, सोटालोल, नोडालोल, प्रोप्रानोलोल। नोडालोल पजामे का नाड़ा लंबा, तो सबसे लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, नोडालोल। सोटालोल, एटिनोलोल नाम सुना है, एटिनोलोल ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, कम समय के लिए काम करती है। आप समझे कि शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, एटिनोलोल। लॉन्ग एक्टिंग कौन है, एनोलोल। प्रोप्रानोल बीटा ब्लॉकर है, ये आपके एक्वोशूमर प्रोडक्शन को भी कम करेगी। और आपको पता बीटा ब्लॉक होता है, हार्ट रेट भी क्या होगी, कम। तो किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी, अबे कमबख्त तो कौन सी एंजाइटी, परफॉर्मेंस मतलब अभी तुम्हें से किसी में से एक को उठा के कह दूं आजा पड़ा बोर्ड पे, तो जिया धक धक करने लगा, एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी में हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो उस हार्ट रेट को कम कौन करता है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक कर दो। तो परफॉर्मेंस एंजाइम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, प्रोप्रानोल। समझ रहे आप मेरी बात। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एड्रेनोल कैसी है, शॉर्ट एक्टिंग। नोडालोल पजामे का नाड़ा लंबा, तो ये भी कैसी है, लॉन्ग एक्टिंग। सोटालोल, टिमोलोल। अब आपसे पूछ ले प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसको अपन ने क्या बोला बेटा, वाइड एंगल, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाएगी, टिमोलोल। क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन को कौन कम करता है? कौन कम करेगा, बीटा ब्लॉकर। समझ गए। दूसरी कंडीशन देखिएगा, लिख लिया। अब बताओ बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, ब्रेडिकार्डिया करती है ना। अरे क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया होगा तो हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीटा रिसेप्टर के थ्रू हार्ट चलता है। तुमने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो हार्ट क्या होगा, कम। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। और क्या होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट लिखते जाओ आप। हमारी बात में बीटा ब्लॉकर का बहुत सारे साइड इफेक्ट और मेनली होते हैं ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन वगैरह।
आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? हार्ट को ब्लॉक कर देता है ये, और बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन जो बीटा सेल है उनमें भी ब्लॉकेज होगा और इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम। इंसुलिन सीक्रेशन को भी कम करता है बीटा ब्लॉकर। आरी बात में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ABCD में बेटा। अबे कमक तो किसमें? अस्थमा में। अस्थमा में बीटा ब्लॉकर देते हैं ना अपन, तो बीटा रिसेप्टर आपके ब्लॉक हो जाते हैं, बीटा सिम्पेथ्रोमिमेटिक रिसेप्टर, बीटा ब्लॉक होंगे तो क्या होगा? अस्थमा के अटैक बढ़ेंगे। तो अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कौन? यानी बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट अस्थमा, आयु मान के चलना, आप आगे पढ़ेंगे इसको अपन। B4 दूसरा साइड पे क्या? ब्लॉकेज ऑफ हार्ट। अबे बीटा ब्लॉकर है, बीटा को ब्लॉक करी तो हार्ट चलेगा क्या? हार्ट में बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, हार्ट को चलाते हैं, वो ब्लॉक कर दिया तो हार्ट चलेगा क्या? C4 कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जब हार्ट ब्लॉक होगा तो हार्ट फेल होगा कि नहीं होगा? और हार्ट फेल होगा तो तुम बीटा ब्लॉकर दोगे क्या? पहले हार्ट नहीं चल रहा और तुम ब्लॉक कर रहे हो। D4 कहां पे? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में भी क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर ब्लॉक देंगे, बीटा ब्लॉकर तो बीटा रिसेप्टर को क्या करेगी? ब्लॉक। और बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन क्या होगा? कम। और डायबिटीज में पहले से इंसुलिन क्या है? कम है कि नहीं है? अरे नहीं समझे? तो ABCD के केस में, बाकी इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे बेटा कार्डियक में, खोल के रख देंगे पूरी बीटा ब्लॉक। समझ रहे मेरी बात? इसकी नानी याद दिला देंगे अपन ABCD। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी हो रही है, मान लो किसी को ज्यादा दे दिया तो इसका एंटीडोट बता दो। शाबाश, अरे वाह मेरे सपूतों, BA करके आए हो तुम, नर्सिंग नहीं करी तुम। है कोई ऐसा माइका लाल या माइकी लाली जो इसका आंसर दे दे? शाबाश, जीव तो रे मारा सपूत, जीव तो रही जग में, काटो ना भागा थारा पग में। ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन वही जो अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। कौन सी अल्फा सेल? पेनक्रियाज वाली। सदरे मारो, कैल्शियम ग्लूकोनाइड इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। अबे समझ रहे हैं आप? हियर अगर किसी को MgO सपोर्ट टॉक्सिसिटी है तो तब कैल्शियम ग्लूकोनाइड यूज करते हैं। कमबख्तों, यहां मैं क्या पढ़ रहा हूं? बीटा ब्लॉकर, उसमें है ग्लूकेगोन, ना कि कैल्शियम ग्लूकोनाइड। समझ गए? अरे बोलो भाई, दूसरा आउटफ्लो को बढ़ाना है तो कौन सी ड्रग दोगे? दूसरी कैटेगरी म्योटिक्स, जो पीपल को क्या कराए? कॉन्स्ट्रिक्ट। आइरिस मसल्स को क्या करा दे? रिलैक्स। और म्योटिक्स किस कैटेगरी की ड्रग होती रहे? कोलिनर्जिक। तो सेकंड कैटेगरी की ड्रग कौन सी? कोलिनर्जिक। अब एक क्या कह रहे हो? तुमने अभी कहा था ये कौन है? आइरिस। ये खाली जगह क्या कहलाती है? पिपिल। यहां पे ओपनिंग है ट्रेबिकुलर मेसुलर। आइरिस जैसे रिलैक्स होगी, कोई चीज इतनी सी है उसको लंबी खींचोगे तो यहां पे गैप क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आउटफ्लो आसानी से जाएगा। प्रॉब्लम कब होती है? जब ये क्या हो जाती है? यहां पे इकट्ठी। अगर ये यहां इकट्ठी होती है तो कंडीशन क्या कहलाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट। ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो पिपिल क्या होंगे? डायलेट। आपको पिपिल को डायलेट नहीं कराना, पिपिल को क्या करना है? कॉन्स्ट्रिक्ट। पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना तो आइरिस को क्या कराओ? रिलैक्स। रिलैक्स तो यहां पे ये छेद क्या रहेगा? ओपन। तो अपन किस म्योटिक्स यानी पिपिल कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग यूज करेंगे। और पिपिल कॉन्स्ट्रिक्टर कौन सी होती है? कोलिनर्जिक। क्योंकि जब कौन काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो पिपिल क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट। और आइरिस मसल रिलैक्स होती है। इसके अंदर आपकी पिलोकार्पिन, कौन सी बाल को? फिजियोस्टेगमाइन, नाम सुनाई आपने? नियोस्टेगमाइन, ये आप ड्रग यूज करो। और बताओ कोलिनर्जिक जब काम करता है हैप्पीनेस में, तो हैप्पीनेस में ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन होता है कि नहीं होता है? तो ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है? ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन। क्योंकि कोलिनर्जिक किस में काम करता है? हैप्पीनेस में। और हैप्पीनेस में हार्ट रेट और बीपी कम रहती नहीं रहती है? ड्राइनेस ऑफ माउथ, ऐसे साइड इफेक्ट रहेंगे। सॉरी, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, डाइवर्सन ऑफ माउथ नहीं होगा। पिलोकार्पिन, फिजियोस्टेगमाइन, नियोस्टेगमाइन, ऐसी ड्रग अपन यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन दे सकते हो क्या? नहीं, स्ट्रिक्टली एट्रोपिन और डिट्रोपान। एट्रोपिन, डिट्रोपान जो किस कैटेगरी के ड्रग है? एंटी कोलिनर्जिक। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंटी हिस्टामिनिक भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एक इकोथियोफेट नाम की एंटी हिस्टामिनिक आती है, वो दे सकते हैं क्योंकि वो आउटफ्लो को बढ़ाती है। वो एक अपवाद है, इकोथियोफेट। लिखा हुआ शायद आपके नाम ऊपर देखो, एक क्या नाम है? इकोथियोफेट। वो एंटी हिस्टामिनिक का फिर भी दे सकते हैं क्योंकि वो एक्वस उम्र के आउटफ्लो को बढ़ाती है, वो अपवाद है। क्लियर है? तीसरी कंडीशन बताओ, ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी कंडीशन बताओ, फ्लूइड को और ज्यादा फ्लूइडिक फॉर्म में लाके आईओपी को बढ़ाने वाला एंजाइम कौन है?
कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा? उस एंजाइम को क्या कर दो, कम वक्त को बंद। तो तीसरी कैटेगरी कौन सी है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? एक्वोस्यूमर को और लिक्विड फॉर्म में लाता है, पतला करता है, पतला होगा तो आईओपी फ्लूइड बढ़ेगा, तो आईओपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, आपने नाम सुना होगा बहुत फेमस, एसीटाजोलेमाइड, यहां सुना है ब्रिंजोलेमाइड। ये दोनों कैसी है? कम वक्तों माइल्ड डायरेटिक से याद आ रहा है? माइल्ड डायरेटिक्स होती है एस्ट्राजोलेमाइड, and is estrazolamide also a drug of choice in case of hydrocephalus because it's also reduce the production of CSF। समझ रहे आप? तो ये एस्ट्राजोलेमाइड कैसी है? ये क्या करती बेटा? डिक्रीज आईयूपी। कैसे? फ्लूइड को क्या होगा, एक तो प्रोडक्शन को कम करती है, प्रोडक्शन को करे ना करे, ये मेनली उस फ्लूइड को लिक्विड फॉर्म में नहीं रहने देगी। अरे बात में तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, आईयूपी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा एस्ट्राजोलेमाइड वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस में? हाइड्रोसिप्लस में। 50 mg पर डे के हिसाब से देते हैं बच्चों में, हाइड्रोसिप्लस में एस्ट्राजोलेमाइड। दिस इज द माइल्ड डायरेटिक्स। कैसी है ये? माइल्ड डायरेटिक्स। यस, टोर्सिजोलेमाइड बिल्कुल सही है बेटा, ब्रिंजोलेमाइड, टोर्सिजोलेमाइड, एस्ट्राजोलेमाइड। ये एस्ट्राजोलेमाइड खूब चलती है, बहुत लगाई मैंने प्रैक्टिकली इसको। चले आगे, चौथी कैटेगरी के ड्रग आओ। ये तीनों तो किसमें यूज करते हैं? प्राइमरी ओपन एंगल। दूसरी होती है प्राइमरी, अगर कौन सा ग्लूकोमा हो कम वक्त, तो प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। देखो प्राइमरी ओपन एंगल में तो किसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था? एक्वोस्यूमर का, या वो लिक्विड फॉर्म में जाता था इसलिए दिक्कत हो रही थी आरिबास में। अरे आरिबास में तो तुमने क्या किया? प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, प्रोडक्शन को क्या कर दिया? कम कर दिया, एस्ट्राजोलेमाइड देके। दूसरा आपका ब्लॉक हो रहा, ब्लॉक किससे हो सकता है? आयरिस क्या हो जाए? कॉन्स्ट्रिक्ट। तो आयरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो वो छेद क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आयरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो वही सिमटेगी तो छेद बंद। तो क्लोज एंगल में क्या यूज कर सकते हैं अपन? अरे कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग, कौन सी? पिलोकार्पिन, नियोस्टेकमाइन और फ्यूजोस्टेमाइन। मेनली क्लोज एंगल में क्या होता है? आपका डक्ट क्या हो जाती है? ब्लॉक। डक्ट को यानी ब्लॉक होगी तो डक्ट के लिए कौन सी दो? वेसोडायलेटर। कौन सी दो? अरे यार कमबख्त, तो कहां प्रॉब्लम हो रही है? ये डक्ट क्या हो रही है? नेरो। तुम ऐसी दवाई दोगी डक्ट क्या हो जाए? वाइड। तो अपन वेसोडायलेटर ड्रग यूज कर सकते हैं। अरे कौन सी? और वेसोडायलेटर कौन होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है बेटा लेंटेनोप्रास्ट, डाइनोप्रोस्ट, नाम सुना है? ये दोनों बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन है। क्लियर है? फेमस ड्रग एमटीपी में काम आती है, कौन सी? मीजोप्रोस्टोल। ये भी यूज कर सकते हैं, पर ये क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराती है, एचसीएल के सिक्रेशन को कम करती है, इसलिए कम यूज करते हैं, पर लेंटेनोप्रास्ट यूज कर सकते हैं। और आपसे अगर पूछ ले ये कैसी ड्रग है? वेसोडायलेटर। क्लोज एंगल में आपने डक्ट क्या हो गई? कॉन्स्ट्रिक्ट। क्लोज हो रहा है ना एंगल, तुम कौन सी ड्रग दो? डायलेट करने वाली। कौन सी ड्रग? आपका क्लोज एंगल में यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है? क्लोज। तुम क्या दो? वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर कौन होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स क्या होगी? डायलेट। तो ये डक्ट डायलेट होगी, डायलेट होगी तो आसानी से एक्वोस्यूमर क्या होगा? फ्लो। और डक्ट डायलेट करना क्यों जरूरी? क्योंकि डक्ट क्या होगी? क्लोज। और क्लोज डक्ट किसमें होती है? क्लोज एंगल में। तो आपने इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो आपसे कोई पूछ ले कि क्लोज एंगल में ड्रग ऑफ चॉइस कौन है भाई? लेंटेनोप्रास्ट। साइड इफेक्ट क्या होगा? अगर ब्लड वेसल बहुत ज्यादा डायलेट होगी तो हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। जरूरी थोड़ी केवल आंख की मसल पे काम करेगी, आंख के डक्ट पे, बॉडी की भी तो डक्ट पे काम करेगी ड्रग। हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा? हाइपोटेंशन होगा तो अर्ली सिम्टम क्या होता है हाइपोटेंशन का? ऑक्सीपिटल हेडेक। बाकी रूटीन एंटीबायोटिक वगैरह दोगे नहीं दोगे आप? क्लियर बच्चों? अब बताओ ये प्राइमरी क्लोज एंगल कोमा कभी भी बेटा आईओपी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए और किससे ज्यादा हो जाए? इस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे बच्चों? ग्लूकोमा क्राइसिस। और इसमें तो भारी पेन होकर कभी भी आंखें उड़ सकती है, फ्यूज उड़ जाएगा आंखों का। तो यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी मैनिटोल। वेरी वेरी आईवी मैनिटोल। इंजेक्शन मैनिटोल, इंजेक्शन लिख दो, आईवी नहीं लिखो तो। अब समझ गए? मैनिटोल किस केस में? ग्लूकोमा क्राइसिस में। क्लोज एंगल में
लेंटेनोप्रास्ट, और ओपन एंगल में टीमोलोल। बाकी एस्ट्राजोलेमाइड, ब्रिंजोलेमाइड, पिलोकार्पिन वगैरह ये भी ड्रग यूज होती है। अब बेजम कुसी, तो मैनिटोल क्या रहेगी आपकी ड्रग ऑफ चॉइस किसमें? ग्लूकोमा क्राइसिस में। एक्यूट एंगल में ड्रग ऑफ चॉइस टिमोलोल। क्लोज एंगल में 3 वर्ड लिख लो, एक्यूट, ओपन एंगल में टिमोलोल, एक्यूट क्लोज एंगल में लेंटेनोप्रास्ट, लेंटेनोप्रास्ट या एंटेनोप्रास्ट। और अगर आपसे पूछ ले कौन सा क्राइसिस बालकों, ड्रग ऑफ चॉइस इंजेक्शन मैनिटोल। और मैनिटोल दे रहे तो ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, ये क्या करेगी आपके ब्लड में से फ्लूइड को लॉस कराएगी। तो इसका पता किससे चलता है? पॉलीयूरिया से। यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है ये साइड इफेक्ट में, मतलब साइड इफेक्ट नहीं, इसका इफेक्ट ही पॉलीयूरिया है। आपकी बॉडी से पानी कम होगा तो हाइपरटेंशन रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगी तो आईओपी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आईओपी में कहीं ना कहीं किसका योगदान है? हाइपरटेंशन का योगदान है। अब है कि नहीं है? इनडायरेक्टली रोल है। तो तुरंत बीपी को क्या करेगी? कम, आईओपी को, और ये आंखों में से भी पानी को खींच लेगी। कौन? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है कौन? मैनिटोल। और आईवी दे रहे हो तो पहुंच जाएगी आपके ब्लड के थ्रू। समझ गए? चले आगे, मैनेजमेंट क्या करोगे? ये तो थी दवाई दे के इलाज किया आपने, सर्जरी भी तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नेक्स्ट मैनेजमेंट बालको, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो आप? पार्शियल इरेक्टोमी। क्या कर सकते हो? पार्शियल रिमूवल ऑफ आइरिस। क्लियर है? इसके अलावा कैटरेक्ट को रखा तो कैटरेक्ट की क्या करो? तुरंत सर्जरी करो आप, एक्स्ट्रा ओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन कर दो आप। अब पार्शियल इरेक्टोमी क्यों करोगे? अबे कमबख्त, तो ये आइरिस क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, इसकी वजह से बार बार ट्रेबकुलर मेसवर्क क्या हो रही है? इसको आधा काट दो। अब ले तू सिकुड़ भाई, कितना सिकुड़ता है तो भी तू ब्लॉक है नहीं कर, ग्रह की जड़ है नहीं है भाई। ये बार बार क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट, तो ये छेद क्या हो रहा है? बंद, तो इसको आधा काट दो, पार्शियल इरेक्टोमी। हमारे पास में दूसरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कैन्युलोप्लास्टी। क्या कर सकते हो? सर्जिकल रिपेयर ऑफ कौन सी? कैनाल ऑफ स्क्लेमन। कहां है कैनाल ऑफ स्क्लेमन? ये आपका हो गया, ये यहां का ऑप्शन है, यहां पे कैनाल ऑफ स्क्लेमन है। ये कई बार क्या हो जाती है? ब्लॉक या नेरो हो गई, तो इसको वापस सर्जरी करके इसको चौड़ी कर दो ताकि एक्वोसिवर का आउटफ्लो क्या रहे? मेंटेन रहे। हमारे पास में तीसरी सर्जरी क्या कह सकते हैं? ट्रेबिकुलोप्लास्टी। क्लियर है? सर्जिकल रिपेयर ऑफ ट्रेबिकुलर मेसवर्क टू ओपन द होल। अबे ट्रेबुलर मेस्कल क्या, ये छेद है, ये नेरो हो गया, तो तुम सर्जरी करके छेद को वापस क्या कर दो? ओपन, तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, बीमारी खत्म। अब समझे नहीं समझे? तो ये बात हो गई किसके बारे में? ग्लोकोमा के बारे में। यहां तक को डाउट हो तो मुझे बता दो। चले आगे, नेक्स्ट। तो इसी तरह के बेटा धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आज एसएन एकेडमी का कोर्स ज्वाइन करें। चलिएगा, अब कुछ अपन क्वेश्चंस पे क्या डाल देते हैं? प्रकाश। कुछ मैं आपको इमेज वापस दिखा देता हूं। ये कौन है? डिजिटल क्या? टोनोमेट्री। ये ओल्ड वाली टोनोमेट्री, मैनुअल टोनोमेट्री, ऑप्थेल्मोस्कोप, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, फंडोस्कोप मशीन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मन में पढ़ना है। श्योर ही नहीं है तो फिर कैसे पढ़ रही? कमबख्त की। राइट आंसर है कौन सा? शाबाश, डी। ये कह रहा कि कौन सी कंडीशन डिस्क्राइब नहीं करती ग्लूकोमा को? तो ग्लूकोमा कैसा है? पेनलेस है, रिवर्सिबल हेरिडिटी और अनक्यूरेबल है। क्यूरेबल है, जो डैमेज होगा जो। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी। हमारे पास में चले आगे। और ये जो ग्लूकोमा वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टार बर्स्ट। लाइटनिंग ऐसे पड़ती है आंखों में, रोशनी फैलती है। ग्लूकोमा वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टार बर्स्ट। स्टार बर्स्ट का मतलब देखो, एक तो होता है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब क्या होता है? आपने देखो लाइट क्या होगी? एकदम तेज होके हल्की होती है ना। अरे वो जो चलका पड़ के तेज होके हल्का होता है, इस ऐसे तो क्या बोलते हैं? ग्लेयर। और देखो चारों तरफ दिख रहा है और बीच में नहीं दिख रहा और फिर बीच में दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हेलो विजन। इस तरह का विजन क्या कहलाता है?
बीच में से तो ज्यादा दिखता है और किनारों से हल्का धुंधला दिखता है, दिखेगा जरूर। और अगर कैसा हुआ, सूरज की किरणें जैसे निकलती वैसा चमकीला दिखे आपको, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार बस्ट। स्टार बस्ट का मतलब होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मतलब ही क्या होता है? स्टार बस्ट। तो स्टार बस्ट टाइप का विजन होता है ग्लूकोमा में। बेजम घुसी बात। नेक्स्ट, द क्लाइंट डायग्नोस विद ग्लूकोमा, विच सिम्टम वुड बी द नर्स एक्सपेक्ट टू क्लाइंट टू रिपोर्ट? कौन सा सिम्टम रिपोर्ट करना है? हेलो सराउंड लाइट, फ्लोटिंग स्पॉट इन द विजन। फ्लोटिंग स्पॉट मतलब तैरता हुआ विजन, ऐसे। येलो हेज अराउंड द एवरीथिंग, पीला पीला दिखेगा, ये नहीं है। एक कर्टेन कमिंग, एक कर्टेन वगैरह ये सब किसमें होता है? रेटिना डिटैचमेंट, किसमें? इसलिए यहां पे नियर बाय आंसर क्या है? हेलो सराउंड द राइट। ब्लड विजन होगा हेलो सराउंड द राइट। हेलो सराउंड द राइट का मतलब ऐसा, ऐसा दिखेगा, साइड से दिखेगा, बीच में नहीं दिखेगा, फिर बीच में दिखेगा, डब्बा टाइप का बड़ा टनल टाइप का विजन। कौन सा विजन? ये हो गया ना यार, टनल बन गए ना, ये देखो, ये बीच में टनल, समझ रहे आप? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्पीड मेंटेन रखिएगा आंसर देने की। चले आगे, नेक्स्ट रखिएगा कि तेरी खुशियों की वजह बहुत खूब होगी। तेरी खुशियों की वजह खूब होगी, हमारे की बेचैनी की वजह बस तू है। नीचे लिखा हुआ है भटका हुआ आशिक, हमारी बात में नीचे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स असिस्ट व्हेन ए क्लाइंट हैज एक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा? बताइए। ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, एक्यूट लेगिट सेंसिटिविटी, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, या सडन आई पेन? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड बी द नर्स असिस्ट द क्लाइंट एक्यूट क्लोजर। यस, राइट आंसर गोज टू सडन पेन। पेनफुल कंडीशन है। बेस्ट टाइम टू ग्लूकोमा डायग्नोसिस, यस। दोपहर को एकदम आईओपी क्या रहता है? नॉर्मल। वो चार तो तुम हो रहे हो, मेरे साथ रहोगे तो और हो जाओगे। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन डिजीज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व तो डैमेज होती है, रेटिना, रेटिना से क्या जाती है? ऑप्टिक नर्व, किसमें? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। और कब टू डिस्क रेशियो, ये रहा कब टू डिस्क रेशियो, यहां पे डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये लो, which of the following should be the nurse provide a part of the information of prepare the client for tonometry? टोनोमेट्री का प्लान कर रहे हो तो ओरल पेन मेडिकेशन जरूरत नहीं है क्योंकि पेनलेस है। इट इज पेनलेस प्रोसीजर, बिल्कुल सही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा करा ब्लड एंड डबल विजन में आकर, तो क्यों होंगे भाई इससे? मेडिकेशन विल बी, कोई मेडिकेशन नहीं देनी है। राइट आंसर का जाएगा बी। अगर यहां पे ऑप्थेल्मोस्कोपी करते अपन, क्या करते? तो अपन यूज कर, पर ग्लूकोमा में वैसे भी अपन डायलेट वाली मशीन यूज है। अरे पीपल डायलेटर यूज करते हैं क्या अपन? नेक्स्ट, डीओसी इन प्राइमरी एंगल क्लोजर गोमा, लेंटानोप्रास्ट। कैसी एनालॉग है? पोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। हमारी बात में लेंटोप्रास्ट, लेटानोप्रास्ट, देख रहे हो आप? ये क्या करती है? वेसोडायलेटर। तो आपकी ट्रेबुलर मेसवर्क और आउटफ्लो को क्या कर देगी? ओपन कर देगी डायलेट करके। ये लेटानोप्रोस्ट, लेंटेनोप्रोस्ट नहीं, लेटेनोप्रोस्ट है वो, आई ड्रॉप आती है इसकी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन। बताइए, बीटोक्सोल हाइड्रोक्लाइड, पहली बात तो कैसी ब्लॉकर है? बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर है तो हार्ट रेट को क्या कर रही है? कम। हार्ट रेट को कम होगी तो बीपी क्या होगी? कम। कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी क्या होगी? कम। हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करती है। ये कह रहा है कि कौन सा साइड इफेक्ट मॉनिटर करोगे? असिस्ट द एडिमा, एडिमा का कोई संबंध नहीं है। मॉनिटरिंग टेम्परेचर, कोई लेना देना नहीं है। बीपी मॉनिटर करनी है। ब्लड ग्लूकोज लेवल का इससे ज्यादा लेना देना नहीं। हालांकि ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। तो दोनों आंसर सही जा सकते हैं, लेकिन बेटर आंसर गोज टू, क्योंकि जो ज्यादा होता है कॉमन कौन होता है? बीपी गिरना। एकदम शुगर कम नहीं, वो लंबे समय तक चलती है तो ऐसा हो सकता है। एकदम थोड़ी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। बीपी तो सडन कम कर सकती है। चले आगे। एक टर्म होती है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड, आईलिड का इन्फ्लामेशन ब्लेफराइटिस। और अगर आईलिड का इन्फ्लामेशन होता है ज्यादा आंखें ऐसे, इस टर्म को क्या बोलते हैं? ब्लेफरोस्पाज्म। क्या बोलते हैं? ब्लेफरोस्पाज्म। एक्सेसिव ब्लिंक ऑफ आईलिड। The nurse is developing a teaching plan for a client with glaucoma. Which of the following instruction would be the nurse include in the plan of the care? Plan of the care में कौन सा टीचिंग इंस्ट्रक्शन शामिल करेंगे? बताइए। Decrease fluid intake to control
आईओपी, आईओपी ये टॉप नहीं है, आईओपी अवॉइड ओवर यूज ऑफ आई, डिक्रीज अमाउंट ऑफ साल्ट इन डाइट, आई मेडिकेशन वी नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड लाइफ लॉन्ग। बेवकूफो ओडिमा हो रहा है क्या जो साल्ट को अवॉइड करे, जूते खाओगे क्या? अभी क्या बढ़ रहा है? आईओपी क्या चीज है यहाँ? आई मेडिकेशन को क्या लाइफ लॉन्ग लेनी है। ग्लूकोमा का मरीज है तो सीधा कहना कि भाई मरीज को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। पहला क्वेश्चन पूछता नहीं पूछता, अपन भी पूछते हैं तो कहना भाई ठीक एक नहीं होगा दवाई लेगा तब तक जीवन है आपका। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी। और ये एजुकेशन की बात कराता है, एजुकेशन तो ये दोगे ना आप। नमक क्यों अवॉइड करेगा? नमक का क्या संबंध है यहाँ पे? हाइपरटेंशन थोड़ी है, रिनल फेलियर थोड़ी है। अरे गरीबों थोड़ा दिमाग को बढ़ाओ रहे। नेक्स्ट, which medication if prescribed by the physician for the client in glaucoma should be nurse question। डॉक्टर ने कोई ऐसी दवाई लिख दी तो पूछना कि ये देनी कि नहीं देनी है, मतलब गलत दवाई लिख दी उसने। कौन सी? बीटाक्सोलोल दे सकते हैं, पिलोकार्पिन दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दे दो, क्या दिक्कत है? क्या नहीं दोगे? क्योंकि एट्रोपिन क्या है? कॉन्ट्रा नेगेटिव, ये उल्टा क्या करती है? आईओपी को बढ़ाती है। तो क्वेश्चन करेंगे ना, क्यों दे रहा तू पूछोगे, गलती से भी तो लिख सकता है। The client used timolol eye drop. The expected outcome of the drug is control glaucoma by। कैसे? timolol is a drug of choice in open angle glaucoma। कैसे? constrict the pupil, dilate the pupil, reducing the aqueous formation या improve the ability to the eye to ciliary muscle contract। सीधी बात लोगों को, डायरेक्ट ये बीटा ब्लॉकर एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या करती है? कम करती है। आ रहे आंसर धीरे धीरे? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द क्लाइंट आस्क विद द ग्लूकोमा, ask the nurse his complete vision will return, the nurse most appropriate response। एक कोई ग्लूकोमा का मरीज आया विद ग्लूकोमा, आज देर उसने पूछा कि मेरा जो विजन लॉस हो गया वो वापस आ जाएगा क्या? यानी थोड़ा विजन क्या हो गया उसका लॉस। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कह रहा है कि मेरी जो आंखों की रोशनी चलेगी वो वापस आ जाएगी क्या? पहला ऑप्शन कह रहा है although some vision has been lost and cannot be restored, further loss may be prevented by adhering to treatment plan। कि जो थोड़ा बहुत विजन लॉस हो गया ना वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन और ज्यादा विजन लॉस नहीं होगा अगर आप क्या लोगे? अदरिंग टू, मतलब अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कैसी कंडीशन है? इरिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव है, लेकिन आप दवाई देके उसको वहीं पे क्या कर दो? स्टॉप। जो डैमेज हो गया वो रिटर्न नहीं हो। ऐसा क्लियर हो? तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए। योर विजन विल बी रिटर्न एज सून एज द मेडिकेशन। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, इरिवर्सिबल है, और कभी भी पेशेंट को फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना। योर विजन विल नेवर रिटर्न, ये भी नहीं कहना। क्या पता कई बार आ जाता है विजन, तो जूते लेके पीटेगा वो पकड़ के, तूने तो कहा था नहीं हुआ बाबा जी, है क्या हमारे पास में? योर विजन लॉस इज टेम्पररी, ये भी गलत है, 3 दिन में वापस आ जाएगा, 3 से 4 सप्ताह में, ऐसा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, आंसर दीजिएगा। ए होम केयर नर्स विजिट टू ए ओल्डर क्लाइंट विद आर्थराइटिस। कोई आर्थराइटिस का मरीज है और ओल्ड मरीज है, एक होम केयर नर्स ने उसके घर पे विजिट किया। द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इंस्टॉलिंग द ग्लूकोमा आई ड्रॉप। पेशेंट कह रहा है कि मुझे आई ड्रॉप डालने में क्या हो रही दिक्कत। आर्थराइटिस का पेशेंट है तो दर्द होगा, आई ड्रॉप नहीं डाल सकता, ऊपर से ओल्ड एज हो रहा है, हाथ में क्या हो सकता है? ट्रिमरिंग हो सकती है, आपको ट्रिमर्स आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ द सेकिंग एंड हाथ हिलते हैं, कोज बाई द आर्थराइटिस। हाथ क्यों हिलते हैं? आर्थराइटिस की वजह से। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी द नर्स प्लान टू प्रोवाइड टू द क्लाइंट टू एलिविएट दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए नर्सिंग ऑफिसर क्या उसको एडवाइस करेगा? खोदा पाड़ निकली तो ये इतना बड़ा पूछा कि कैसे आई ड्रॉप डालनी है। सीधी बात है कि भाई तू लेट जा सोफे पे और फिर डाल, साफ बताया था मैंने। राइट आंसर क्या जाएगा? बी। लाई डाउन ऑन द बेड सोफा टू इंस्टिल द आई। बैठ के डालोगे तो ज्यादा हाथ ट्रिमरिंग करेगा, आप सो जाओ, सो के डालो आंख। नेक्स्ट, फॉर द क्लाइंट हैविंग एपिसोड ऑफ एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा, कौन सा नर्स एक्सपेक्ट टू गिव विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन? बताइए। क्लोज एंगल मेनिटोल, बेंजट्रोपिन, प्रेडनिसोन या एस्ट्राजोलेमाइड। क्लोज एंगल है। मेनिटोल तो केवल और केवल कब देते हैं? ग्लूकोमा क्राइसिस में, हमेशा नहीं दोगे आप। बेंजट्रोपिन का कोई रोल नहीं है, प्रेडिसोन का रोल नहीं है, क्या दोगे? हाँ, एस्ट्राजोलेमाइड। कार्बनिक आयोडाइज्ड इनहिबिटर है, एक्वस ह्यूमर को क्या करेगी? फ्लूइडिटी को रिड्यूस करेगी ताकि आईओपी नहीं बढ़े। आईओपी कम करती है नहीं। ऑल आर सिम्टम ऑफ ब्लेफराइटिस एक्सेप्ट, ब्लेफराइटिस का मतलब एक्सेसिव ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड। क्या सिम्टम नहीं है? फोटोफोबिया, रेड आई, ड्राई है या आईलिड इचिंग, तो क्या नहीं होता? ड्राई आई नहीं होती। अबे ब्लेफराइटिस में तो ज्यादा क्या होगी? आंखें पलके पका तो उल्टी गीली रहेगी, आंखें सूखेगी क्यों?
एक्सेप्ट पूछा, एक्सेप्ट पूछ रहा है। अरे इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड, आईलिड का इन्फ्लामेशन, ये पूछ रहा है कि क्या नहीं होगा, तो फोटोफोबिया, रेड आई, आईलिड में इचिंग, इन्फ्लामेशन होगा, इचिंग होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, ड्राई आई, क्योंकि बार बार आंखें ऐसे कर रहा तो आंखें गिली रहेगी नहीं यार, पलके आंखों को क्या करती है, गिली करती है, तो क्या नहीं होगा ये पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो ड्राई आई नहीं होगी। ब्लेफरोस्पाज्म डिसऑर्डर ऑफ, ब्लेफरोस्पाज्म आईलिड का डिसऑर्डर, आईलिड में होलोक्राइन ग्लैंड का होता है, ये पढ़ाया नहीं था, आगे डिस्कस करेंगे अपन। ये रहा ऐसा एक्सिव ब्लिंक की। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, क्लोज हो रहा है, क्लोजर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता कौन सा, लेजर इरिडोटोमी। लेजर इरिडोटोमी मतलब आइरिस में छेद कर देते लेडर से, ताकि आउटफ्लो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, आ रही पास में, लेजर इरिडोटोमी, ये रहा इरिडोटोमी। चले आगे, तो ये सारी की सारी बात कर ली बेटा आपने किसके बारे में, ग्लूकोमा में। तो ये थी बेटा छोटी छोटी और बातें और सिलेक्शन। इसी तरह के डिटेल वीडियो देखने तो आज ही एसएनडी का बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच रेगुलर ज्वाइन करें बेटा। लाइव क्लासेस देन सेव इन ऐप बेटा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस रहेगी आपका रेगुलर के साथ। सीएचओ आपका 11,999, रेगुलर बैच 9,999 अवेलेबल है बेटा। इसके अलावा जो लोग राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स 60 दिन का स्पेशल क्रैश कोर्स अनाउंस हो गया, 15 दिसंबर से शुरू होगा। सुबह 9 बजे से लेके 12 PM तक डेली 3 घंटे क्लास होगी। सीएचओ की लाइव क्लास देन रिकॉर्ड रहेगी क्लासें, थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्लासेस रहेगी। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी लगभग 10,000 एमसीक्यू की। ऑल सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी मात्र 2,999 में। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऐसा नहीं क्लासें अच्छी लगती तो आज ही मेरे फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा। थैंक यू सो मच।